हेलो एवरीवन, राधे राधे। एक बार आप मुझे बता दीजिए कि क्या मैं आपको ऑडिबल और विजिबल तो हूं ना। ठीक है, चलिए आज आप लोगों का एफआर का पेपर हो चुका है। अब अपन फटाफट से अपना एसएफएम का रिवीजन मैराथन स्टार्ट करते हैं। पूरा एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन करेंगे, डिटेल में कुछ नहीं होगा, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड होगा ये रिवीजन। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ आज आपको क्या करना है। तो ये रिवीजन मैराथन आप कर ही लेंगे, जिसमें मैं आपको पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करवा दूंगा। देन आपको रिमेनिंग जो कैटेगरी ए के टॉपिक्स हैं वो रिवाइज कर लेने हैं कल, और उसके बाद बी कैटेगरी की रिवाइज करनी है, एंड देन आपको थियरी रिवाइज करनी है। और परसों एग्जाम से पहले एक बार थियरी को वापस से आप रिवाइज करके चले जाइएगा। आपने खुद ने कोई क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं तो सिर्फ वो गो थ्रू कर लीजिएगा नोट्स पढ़ने के बाद, रिवीजन सुनने के बाद। और अगर आपने खुद ने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखना चाहते हो, तो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट जुलाई में दी थी सेम वही रहेगी एसएफएम के लिए भी, वो आप रेफर कर लेना एज इट इज़। वो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के जा सकते हैं। क्वेश्चंस में आपको एडिशनल क्वेश्चंस करने हैं, साथ में जो मैंने इस बार दिए थे आपको वो और देख लेना एक बार के लिए। और अगर किसी स्टूडेंट के पास फिर भी टाइम बचता है तो आप जुलाई 21 का ओल्ड कोर्स का पेपर और देख के चला जाना, अगर आपके पास टाइम बचता है तो। अदरवाइज जो मैंने बताया बस इतना आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बता देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने बहुत कम प्रिपरेशन करी है, रिवीजन ढंग से नहीं हुआ है, तो लास्ट डे में आप कुछ सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख के जाना चाहते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको हर चैप्टर के बता देता हूँ अभी। लेकिन सेम वही चीज़, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते टाइम वही डिस्क्लेमर कि कुछ भी गारंटी नहीं है, कुछ भी एक्चुअल में प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता क्या होगा। आईसीए कैसा भी पेपर बना सकता है, पेपर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट फिर भी मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगते हैं वो टॉपिक्स मैं आपको हर चैप्टर वाइज बताने वाला हूँ, और उन्हीं के बेसिस पे आज अपना पूरा रिवीजन मैराथन अपन करेंगे। जहाँ पे भी कोई क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो क्वेश्चन भी साथ में आपको रिवाइज करा दूंगा क्वेश्चन के साथ ही। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ मैं आपको, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप सिर्फ रेफर कर सकते हो अगर आपका रिवीजन कंप्लीट नहीं हो सकता, आपको लगता है 1.5 दिन में, क्योंकि आपने पहले ढंग से नहीं पढ़ा था, या सिर्फ कुछ लिमिटेड चीजें देखना चाहते हो आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट तो है ही, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मैं आपको बता देता हूं कि आप कुछ लिमिटेड टॉपिक्स देख के जाना चाहते हो, पर इसमें कोई गारंटी नहीं है। वापस से मैं बोल रहा हूँ, पेपर इनमें से आ सकता है, लेकिन गारंटी किसी भी चीज की नहीं होती है। डिस्क्लेमर पहले ही मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब देख लीजिए। एसएफएम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सबसे पहले फॉरेक्स चैप्टर की अगर अपन बात करें, फॉरेक्स चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट इस बार ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस हैं। फॉरेक्स चैप्टर इस बार 20 मार्क्स तक आ सकता है, और 25 तक भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 20 मार्क्स तक के आने के चांसेस है फॉरेक्स चैप्टर में, क्योंकि अभी ये रिसेंटली सिर्फ 8-8 नंबर का ही आ रहा था, और अब 20 मार्क्स से आने के पूरे चांसेस हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस है इसके अंदर फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के जो टॉपिक होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट का जो टॉपिक है, तो ये टॉपिक आपको एकदम अच्छे से कर लेना है। इसके लिए मैंने फॉरेक्स का रिवीजन डाला था। फॉरेक्स चैप्टर का रिवीजन इस मैराथन के बाद, या अभी आपने सुन लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो इस मैराथन के बाद जरूर सुन लेना। फॉरेक्स का जो 4-5 घंटे का मेरा रिवीजन वीडियो है, 1.5 की स्पीड में करके सुनोगे तो भी पूरा अच्छे से समझ में आएगा। जहां मैंने डिटेल में बता रखा उस पार्ट को आप उसमें स्किप कर लेना, तो 2 घंटे में मैक्सिमम आपका वो रिवीजन हो जाएगा, जिसमें मैंने फेट ऑफ फॉरवर्ड को विद एग्जांपल पूरा क्वेश्चन के साथ पूरा डिटेल में समझाया है। तो ये पूरा रिवीजन आप सुन लेना फॉरेक्स का, क्योंकि फॉरेक्स सबसे इंपॉर्टेंट बनता है इस बार। तो फेट ऑफ फॉरवर्ड का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद करेंसी फ्यूचर्स और करेंसी ऑप्शन का जो टॉपिक है, उसमें भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं 8 मार्क्स तक का। देन एक मनी मार्केट कवर या मनी मार्केट हेजिंग का जो टॉपिक है फॉरेक्स के अंदर, उसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जिनमें फॉरेक्स में क्वेश्चन बन सकता है। फेट ऑफ फॉरवर्ड, फ्यूचर्स और ऑप्शंस और मनी मार्केट। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हो रहे हैं जिसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे एक सरप्लस कैश का क्वेश्चन है। आपको याद होता है कि लंदन में हमारी कंपनी है जिसका सरप्लस कैश रखा है, जिसमें कॉस्ट भी आ रही है 5% की, वो न्यूयॉर्क में करे, फ्रैंकफर्ट में करे, इस तरीके का। और एक इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, तो वो क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन उसके चांसेस थोड़े कम रहेंगे इस तरीके से सीक्वेंस में। देन एक ट्रांजैक्शन एंड ऑपरेटिंग एक्सपोजर का एक क्वेश्चन है अच्छा खासा अपने पास, वो आ सकता है। और कोई कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज जो है आपका टॉपिक, उसका एक क्वेश्चन करके चले जाना गलती से आ जाए तो,
ठीक है, ये आपके फॉरेक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप करना चाहें तो फॉरेक्स में सिर्फ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक देख के जा सकते हैं। और जिसमें फॉरेक्स में मैं वापस से बोल रहा हूँ, फॉरेक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आने के चांसेस है इस बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है फॉरेक्स के। तो रिवीजन वीडियो फॉरेक्स का पूरा डिटेल में सुन लेना। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज कराऊंगा। देन इसके बाद सिक्योरिटी वैल्यूएशन जो चैप्टर है, इसके अंदर आपका सब जो चांसेस हैं, वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो है वैल्यूएशन ऑफ राइट का जो क्वेश्चन होता है, वैल्यू ऑफ राइट निकालने वाले, वो बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन के आपके पास 2 क्वेश्चन है, उनमें से कोई सा भी, दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देन एक बॉन्ड इम्यूनाइजेशन करके टॉपिक है, उसके भी 1-2 क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन बैंक में, एक मेन क्वेश्चन बैंक में और एक एडिशनल में मैंने डाला हुआ है। एडिशनल में वो शायद पोर्टफोलियो वाले चैप्टर में डाला हुआ है गलती से, बट बॉन्ड इम्यूनाइजेशन के 2 क्वेश्चन है, तो ये आप देख लीजिएगा। और एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो पिछली बार ऐड हुआ था, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट मान के चलिए आप सिक्योरिटी वैल्यूएशन में, जो पिछली बार ऐड हुआ था मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आपके कमर्शियल पेपर वगैरह से रिलेटेड टॉपिक था, क्लीन प्राइस डर्टी प्राइस वाला टॉपिक था उसके अंदर। तो इसके लिए भी मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो लिया था, पिछली बार ही ले लिया था, आप सर्च कर लेना मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट अजय अग्रवाल के नाम से, वो वीडियो आपको दिख जाएगा। वो वीडियो में सारे क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, स्टडी मैट के अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी उसमें करवाए हैं जो ओल्ड कोर्स में हुआ करते थे इस टॉपिक में, तो उनमें से आने के चांसेस है। एक अच्छा खासा क्वेश्चन है डिटेल्ड उसके अंदर, जो मैंने आपको एडिशनल क्वेश्चन बैंक में, आपको एडिशनल क्वेश्चन बैंक में इस मनी मार्केट से रिलेटेड 8-10 क्वेश्चन मिलेंगे, वो सारे क्वेश्चन करके जाना, उन्हीं में से आएगा इसके अंदर जो चांसेस होते हैं मनी मार्केट के अंदर। तो वो वीडियो सुन लेना अगर नहीं सुना है तो, और अगर वीडियो सुन रखा है तो डायरेक्टली एडिशनल क्वेश्चन में इसके क्वेश्चन डले हुए हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के, जो एडिशनल क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन बैंक में अटैच्ड है आपके पास, उसके अंदर इसके 8-10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर में। ये आपको करना है, ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन पोर्टफोलियो चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट बता दो, इसमें बेसिक के क्वेश्चन आईसीआई जनरली पूछ रहा है, तो अभी हो सकता है शार्प इंडेक्स मॉडल जो है आपका, इसके बेसिस पे रिटर्न या रिस्क पूछ ले, या पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, इस पर पूछा बहुत टाइम हो चुका है, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें एक क्वेश्चन आपके पास है जो पोर्टफोलियो चैप्टर में ही है मॉड्यूल में, और जो अपने क्वेश्चन बैंक में एक क्वेश्चन मॉड्यूल में आईसीआई ने म्यूचुअल फंड चैप्टर में डाला हुआ है, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी एक तरीके का पोर्टफोलियो होता है, आपको ध्यान हो तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला जो क्वेश्चन है, कांस्टेंट पोर्शन मिक्स पॉलिसी वाला, तो वो क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन है इसके ऊपर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के, ये कर लेना। क्वेश्चन बैंक में दोनों आपको पोर्टफोलियो चैप्टर में मिलेंगे। इसके बाद कोवेरिएंस का नॉर्मल कोई क्वेश्चन, बीटा की कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन और कोरिलेशन की कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है पोर्टफोलियो के अंदर। इसके बाद डेरिवेटिव चैप्टर जो है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक में फ्यूचर आर्बिट्रेज और हेजिंग से रिलेटेड, फ्यूचर आर्बिट्रेज और हेजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, या तो और ज्यादा चांसेस है कि वैल्यू ऑफ ऑप्शन का क्वेश्चन आए, उसमें भी वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी निकालना, यानी नेट गेन लॉस और नेट पे ऑफ वाला जो क्वेश्चन होता है, या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी निकालना, दोनों मैं भी बताऊंगा, पूरा रिवाइज करेंगे अपन, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजी सा टॉपिक है, उसके चांसेस हो सकते हैं। मर्जर चैप्टर में देखो कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होता, क्योंकि ये तो पूरा कैलकुलेशन बेस होता है, आपको जज करना होता है किस तरीके से क्या चीज़ कैलकुलेट होगी, यहाँ पे आपको डिसीजन देना होता है, तो इसमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, बट इसमें जैसे एक मैक्सिमम मिनिमम एक्सचेंज रेशियो टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, या फिर एक आपके पास क्वेश्चन बैंक में या मॉड्यूल में अगर मैं बात करूँ 2 क्वेश्चन है जो बैंक से रिलेटेड है, ठीक है, बैंक वाला क्वेश्चन है जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक को एक्वायर कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बैंक है एक वीक बैंक है, उसको एक्वायर कर रहा है, ग्रोस एनपीए भी होता है उस क्वेश्चन में, तो वो वाला क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है। और एक पर्सनल कंप्यूटर डिवीजन वाला क्वेश्चन है जो मैंने क्वेश्चन बैंक में आपको सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन बैंक में मर्जर चैप्टर में, ठीक है, ये आपको देखना है। डेरिवेटिव में एक और चीज आपको देखनी है, एडिशनल क्वेश्चंस में मैंने एक क्वेश्चन दिया है स्टॉक लैंडिंग स्कीम का, डेरिवेटिव के अंदर स्टॉक लैंडिंग स्कीम का, वो क्वेश्चन भी आपको डेरिवेटिव में देख के जाना है, स्टॉक लैंडिंग स्कीम वाला, ठीक है। इसके बाद म्यूचुअल फंड के अंदर एनएवी की जो कैलकुलेशन रिलेटेड डिटेल्ड क्वेश्चन होता है ना, वो आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि वो हो सकता है आ जाए इस बार एनएवी कैलकुलेशन, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं पूछा है एनएवी की कैलकुलेशन, वो आ जाए, या फिर छोटे मोटे जो रिटर्न रिलेटेड होते हैं, डिविडेंड जब री इन्वेस्ट होता है उस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड है, एनएवी की कैलकुलेशन वाले अच्छे से देख लेना। देन इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में एफआरए रिलेटेड क्वेश्चन या इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का जो एक सिंगल क्वेश्चन है बड़ा वाला वो, और या फिर कैप और फ्लोर ऑप्शन, कैप और फ्लोर ऑप्शन पे थोड़े ज़्यादा चांसेस हैं, बाकी इनमें से कोई भी हो सकता है। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में फ्री कैश फ्लो अप्रोच के जो क्वेश्चन है वो देखना है, फ्री कैश फ्लो अप्रोच, एंटरप्राइज वैल्यू और ईवीए वाला टॉपिक, ये ज़्यादा चांसेस है, ईवी और एमबीए वाला जो टॉपिक है, ईवी और एमबीए वाले टॉपिक पे ज़्यादा चांसेस है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में, ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। और थियरी में तो मैंने ऑलरेडी बताए रखे हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 6 और 14 एज पर स्टडी मैट की मैं बता रहा हूँ, इन 5 चैप्टर की आपको थ्योरी अच्छे से करके जानी है, या तो मेरे नोट्स रेफर कर रहे हो तो वो 15-20 पेज में कंप्लीट हो जाती है, वो थ्योरी रट लेना, पॉइंट्स एज इट इज रट लेना, कीवर्ड्स बाकी अपनी लैंग्वेज में आपको बना के लिखना होता है, वो सब चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये 5 चैप्टर की आपको थ्योरी कर लेनी है अच्छे से, और ये मान लीजिए 20 मार्क्स की थ्योरी में से 15 नंबर की लगभग इन्हीं में से आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप देख के जा सकते हैं।
अगर आपने रिवीजन ढंग से नहीं हो रखा, पहले प्रिपरेशन कम है और टाइम अभी आपको लग रहा है पूरा नहीं कर पाओगे, तो आप केवल इन टॉपिक्स को देख के जा सकते हो। और डिस्क्लेमर सेम वही मैं वापस से बोल रहा हूँ, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, बस मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है उस अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक्स बताए हैं। चलिए, तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात। अब ये सब करने के बाद आपको वही जो चीज़ मैंने बोली आपको, एक तो डेरिवेटिव के अंदर आपको स्टॉक लैंडिंग स्कीम का एडिशनल वाला जो क्वेश्चन है वो और देख लेना। यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ, जो मैं स्टॉक लैंडिंग स्कीम का एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, वो देख लेना। और ये सब होने के बाद आपको टाइम लगता है, मिलता है तो जुलाई 21 का ओल्ड कोर्स का पेपर, जुलाई 21 ओल्ड कोर्स के पेपर की बात कर रहा हूँ, वो और देख लेना, टाइम मिलता है तो जुलाई 21 ओल्ड कोर्स पेपर। बस चलिए, अब अपन रिवीजन मैराथन पे आते हैं। देखो, सबसे पहले अपन फॉरेक्स से स्टार्ट करेंगे, कैटेगरी ए चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं फॉरेक्स चैप्टर से आपका रिवीजन स्टार्ट करवाता हूँ। देखो, फॉरेक्स चैप्टर में अगर अपन देखें तो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनका रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके लिए मैंने बोला कि ऑलरेडी मैंने जो रिवीजन वीडियो डाल रखा है फॉरेक्स का, उसमें डिटेल में करवाया है विद क्वेश्चन ये वाला टॉपिक, तो वो सुन लेना। इसके लिए डायरेक्टली वो सुन लेना। दोबारा मैं यहाँ क्वेश्चन कराऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट करना ही होगा, इससे अच्छा डायरेक्टली वो सुन लेना। इस फेट ऑफ फॉरवर्ड के लिए पूरा डिटेल जो रिवीजन वीडियो के अंदर है, फॉरेक्स का रिवीजन वीडियो कंपल्सरी सुनना ही सुनना है आपको, क्योंकि फॉरेक्स में से अच्छे खासे मार्क्स आने के चांसेस है इस बार। इसके बाद फॉरेक्स में जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपका, वो है मनी मार्केट कवर, तो वो अभी मैं आपको करवा देता हूँ। मनी मार्केट कवर या मनी मार्केट हेजिंग, इसको रिवाइज करते हैं और एक क्वेश्चन भी फटाफट से आपको बता दूंगा। डिटेल में कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ अपन क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन हर टॉपिक पे देख लेंगे इसके अंदर। तो मनी मार्केट कवर या मनी मार्केट हेजिंग में देखो क्या होता है, अगर आपकी फॉरेन करेंसी में लाइबिलिटी है तो आप एक फॉरेन करेंसी में असेट क्रिएट कर लीजिए, और अगर फॉरेन करेंसी में आपकी असेट है तो आप फॉरेन करेंसी में लाइबिलिटी क्रिएट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम प्रोसेस देखते हैं, किसके लिए, इंपोर्टर के लिए। इंपोर्टर यानी उसकी फॉरेन करेंसी में लाइबिलिटी होगी। फॉरेन करेंसी में अगर मेरी लाइबिलिटी है तो मेरा प्रोसेस क्या होगा, मुझे असेट क्रिएट करनी पड़ेगी फॉरेन करेंसी में। मान लीजिए मैं इंडिया का हूँ, रुपीज मेरी करेंसी है और मैंने अमेरिका से कुछ माल इंपोर्ट किया है, तो वहां पे करना है, मेरी लाइबिलिटी है। तो इसमें 4 स्टेप्स में एग्जाम में सॉल्यूशन होगा। 4 स्टेप्स में हमेशा मनी मार्केट का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। फॉरेक्स के मनी मार्केट की मैं बात कर रहा हूं। 4 स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप ये पता करो आपकी फॉरेन करेंसी में लाइबिलिटी कितनी है। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे बना रखा है कि मिस्टर ए को 1 लाख रुपए पे करने 3 महीने बाद। स्पॉट रेट कितनी है, 70 या फिर 70.50 $1 इक्वल्स टू। और इंडिया में इंटरेस्ट रेट दे रखी है 10%, 12%, यूएस में इंटरेस्ट रेट दे रखी है 4% और 5%। तो मुझे $1 लाख पे करने, इतना मुझे पता चल गया। स्टेप नंबर 1 बहुत इजी सा स्टेप है। स्टेप नंबर 2 देखिए, अब आपको क्या करना है, फॉरेन करेंसी में लाइबिलिटी है तो फॉरेन करेंसी में असेट क्रिएट करनी है। तो अब आपको सेकंड स्टेप में ये पता करना है कि फॉरेन करेंसी में कितना अमाउंट डिपॉजिट करूं, अमाउंट वहां के बैंक में कितना डिपॉजिट करूं ताकि मैच्योरिटी पे वो 1 लाख के बराबर हो जाए, वो आपको पता करना है। तो ये कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी बनानी है मुझे, $1 लाख। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कहां की चाहिए, फॉरेन करेंसी की। फॉरेन करेंसी में लिखा है यूएस की इंटरेस्ट रेट सर 2 दे रखी है, 4% और 5%। तो कौन सी अप्लाई करूं यहाँ पे, तो यूएस में देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डिपॉजिट कर रहा हूँ, पैसा जमा करवा रहा हूँ। तो जमा करवाऊंगा तो मुझे कम इंटरेस्ट मिलता है, कम इंटरेस्ट मिलता है, इन्वेस्टमेंट पे कम रेट मिलती है। तो 4% वाली रेट काम करेगी। कितने टाइम के लिए आपको करना है, 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि 3 महीने बाद ही तो फॉरेन करेंसी की लाइबिलिटी है, तो 3 महीने के लिए आप वहां पे डिपॉजिट करोगे। तो इस इंटरेस्ट रेट को 3/12 कर दोगे तो आपको हो गया 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4% मल्टीप्लाई बाय 3/12। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा स्टेप नंबर 2 में अमाउंट कि वहां पे कितना डिपॉजिट करना है। ये आपको मिल गया कितना अमाउंट वहां पे डिपॉजिट करना है। तो अब आप ये अमाउंट डिपॉजिट करना है आपको फॉरेन करेंसी में, फॉरेन के बैंक में या फॉरेन के मनी मार्केट में आपको ये अमाउंट डिपॉजिट करना है। तो ये अमाउंट आएगा कहां से, उसके लिए आप स्टेप नंबर 3 में पता करिए कि जो लोकल बोरोइंग है, मेरी होम करेंसी है, उसमें मैं कितनी बोरोइंग करूं, होम करेंसी में मैं कितना पैसा बोरो करके लाऊं ताकि मैं उस अमाउंट को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कराऊं डीलर के पास और वहां जमा करा दूं। तो उसके लिए आपको 0 टाइम की जो स्पॉट की आज के दिन की जो मार्केट रेट है उससे कन्वर्ट कर लेना है स्टेप नंबर 2 के अमाउंट को। तो 99,990 वहां इन्वेस्ट करना है। तो ये अमाउंट मुझे रुपी बोरोइंग करनी पड़ेगी और उसके बाद मैं उसको डॉलर में कन्वर्ट कराऊंगा और फिर डिपॉजिट करवा पाऊंगा। तो अब रुपी बताओ कितने बोरो करने पड़ेंगे। तो मैं डीलर को क्या बोलूंगा कि मैं रुपी बोरो करके लाया हूं, आप ये रुपी ले लीजिए और इसके बदले मुझे डॉलर दे दीजिए। यानी मैं डॉलर बाय करूंगा, बेस करेंसी डॉलर है और मैं कस्टमर हूं तो कस्टमर को महंगी से महंगी रेट लगती है, तो 70.50 की रेट सेलेक्ट हो गई। इससे आप कन्वर्ट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि रुपये में आपको कितनी बोरोइंग करनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 3 में 69,80,198, ये आप रुपये में बोरोइंग करोगे। अब स्टेप नंबर 4 पे मैच्योरिटी पे क्या होगा, फॉरेन करेंसी में जो असेट जमा करवाई थी उससे पैसा मिलेगा विद इंटरेस्ट 1 लाख और लाइबिलिटी पे कर दोगे $1 लाख की, काम खत्म।
और जो रुपी में बोरोइंग ली थी उसका विद इंटरेस्ट रीपेमेंट करना है, ये मेरा एक्चुअल आउटफ्लो होगा। तो बस स्टेप नंबर 4 में ये आप कैलकुलेट कर दीजिए। रुपी में बोरोइंग कितनी करी थी? 69,80,000 की। आज रीपेमेंट करूंगा 3 मंथ बाद, तो विद इंटरेस्ट करना पड़ेगा। रुपी का इंटरेस्ट देख लीजिए कितना है, 10% और 12%। तो जब इंटरेस्ट आप पे करते हैं, लोन लेते हैं, तो ज्यादा वाली इंटरेस्ट रेट लगती है, 12% वाली लगानी रहेगी। 12% फॉर 3 मंथ्स आप इंटरेस्ट लगा दीजिए, आपको एक्चुअल आउटफ्लो मिल जाएगा। बस हो गया मनी मार्केट। तो मनी मार्केट का क्वेश्चन आया, ये 4 स्टेप्स लगा दीजिएगा, बहुत इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसके अंदर। इसके बाद देखो सेकंड प्रोसेस मनी मार्केट में, जब आप एक्सपोर्टर हैं, यानी आपको फॉरेन करेंसी में पैसा मिलने वाला है, फॉरेन करेंसी में आपकी असेट है, उस केस में क्या होगा? जब मेरी फॉरेन करेंसी में असेट है, उस केस में क्या होगा? उस केस में देखो क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 4 स्टेप्स में ही काम होगा। पहला स्टेप आपका क्या होगा? पता करिए कि फॉरेन करेंसी में आपको पैसा कितना मिलने वाला है। तो मैंने सेम एग्जांपल लिया है, बस ये चेंज कर दिया कि आपकी बार हमें पैसा मिलने वाला है, तो $1,00,000 हमें मिलने वाले हैं 3 महीने बाद। तो स्टेप नंबर 1 में ये पता करिए। स्टेप नंबर 2 में अब मुझे पता चल गया इतना पैसा मिलने वाला है, फॉरेन करेंसी असेट है, तो सेकंड स्टेप में वहां पे फॉरेन करेंसी में बोरोइंग क्रिएट करनी है, लायबिलिटी क्रिएट करनी है। तो वहां से कितना पैसा उधार में लूं, वहां से कितना पैसा उधार में लूं ताकि मैच्योरिटी पे वो 1 लाख के बराबर बन जाए। तो प्रिंसिपल अमाउंट पता करना है। सेकंड स्टेप में P = मैच्योरिटी वैल्यू डिवाइड बाय 1 + इंटरेस्ट रेट। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी लानी है मुझे? $1,00,000, तो डिवाइडेड बाय 1 + इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कहां की लगेगी? उधार कहां से ले रहा हूं? फॉरेन करेंसी से। तो फॉरेन करेंसी यानी यूएस की इंटरेस्ट रेट देखो 4% और 5%। लोन ले रहा हूं तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगेगी 5% वाली, तो 1 + 5%। 3 महीने के लिए करेंगे क्योंकि पूरा प्रोसेस ही 3 महीने में खत्म करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 3/12। तो इस तरीके से आपको अमाउंट पता चल जाएगा जो आपको फॉरेन करेंसी में बोरो कर लेना है। तो स्टेप नंबर 2 में आपको पता चला 98,765 आपको डॉलर बोरो करने हैं। अब तो जीरो टाइम पे मैंने फॉरेन करेंसी बोरो कर ली, इसका क्या करूं? इसको मैं डीलर के पास ले जाऊंगा, अपनी होम करेंसी में यानी रुपये में कन्वर्ट करा लूंगा और होम करेंसी में ही इन्वेस्ट कर दूंगा, अपनी तिजोरी में रखता नहीं हूं मैं। तो स्टेप नंबर 3 में आपको पता करना है कि इस अमाउंट को जो मैंने बोरो किया फॉरेन करेंसी में, इसको कन्वर्ट कराने पे कितनी होम करेंसी मिलेगी जो मैं इन्वेस्ट करूंगा, कितनी होम करेंसी मिलेगी। तो डीलर को क्या बोलूंगा? डॉलर ले लो, यानी डॉलर में सेल कर रहा हूं और आपको जो बेस रेट दे रखी है, बेस एक्सचेंज रेट में बेस करेंसी जो दे रखी है वो डॉलर की दे रखी है, यानी डॉलर में सेल करूंगा। तो मैं कस्टमर हूं और मेरा आइटम जब बिकता है तो कम से कम में बिकता है, तो यानी 70 वाली रेट से कन्वर्ट होगा। तो 70 वाली रेट से आप कन्वर्ट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा 69,13,580 रुपीज डीलर मुझे दे देगा जो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा? जो आपने रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था वो विद इंटरेस्ट आप विड्रॉ कर लोगे, यही आपका एक्चुअल इनफ्लो हो जाएगा इस मनी मार्केट प्रोसेस के थ्रू। तो रुपये का प्रिंसिपल आपको मालूम है, प्लस इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए जो आपको मिलेगा। तो रुपये में देखो इंटरेस्ट क्या मिलेगा? 10% की 12%। इन्वेस्ट किया है मैंने, तो इन्वेस्ट करने पे कम रेट मिलता है इंटरेस्ट, तो 10% वाला आपको मिलेगा 3 मंथ्स के लिए। आप ऐड कर लीजिए, आपको टोटल इनफ्लो पता चल जाएगा रुपीज में आपको कितना मिला। बस इतना सा प्रोसेस है मनी मार्केट का। इसी के साथ मनी मार्केट कवर कंप्लीट होता है और इसी में अपन ने एग्जाम्पल के थ्रू एक क्वेश्चन देख लिया है जिससे आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको करेंसी फ्यूचर रिवाइज करवा देता हूँ। करेंसी फ्यूचर, इसका फिर एक क्वेश्चन भी कर लेंगे, पहले समझ लेते हैं करेंसी फ्यूचर के स्टेप्स। आपको मैं कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ, ये स्टेप्स आप फॉलो कर लीजिएगा। टोटल 6 स्टेप्स होंगे। ये 6 स्टेप अगर आपने लगा दिए तो एग्जाम में करेंसी फ्यूचर का कैसा भी क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टेप टोटल 6 स्टेप्स है करेंसी फ्यूचर में। पहला स्टेप, सबसे पहले पता करो कि आपको कौन सी करेंसी बाय करनी है और कौन सी करेंसी सेल करनी है। मैं एक इंडियन कंपनी हूँ, मुझे 3 महीने बाद $1,00,000 का पेमेंट करना है, तो मेरे पास तो क्या होंगे? रुपये। तो मैं डीलर को क्या बोलूंगा? रुपया ले लो और डॉलर दे दो, यानी मुझे डॉलर तो चाहिए और रुपये मुझे सेल करना है। डॉलर बाय करना है, रुपये सेल करना है। फर्स्ट स्टेप बस कंप्लीट। सेकंड स्टेप में आप पता करिए कि जो करेंसी फ्यूचर है उसको हमें बाय करना है कि सेल करना है। फर्स्ट स्टेप में तो करेंसी को बाय करना है, सेल करना है, ये पता करेंगे। सेकंड स्टेप में अब आपको पता करना है कि करेंसी फ्यूचर जो है उसे बाय करें कि सेल करें। इसके लिए आपको एग्जांपल का सहारा लेना पड़ेगा। देखो एग्जांपल में क्या हो रहा था, हमने देखा कि डॉलर बाय करना था और रुपया सेल करना था। अब आपको क्वेश्चन में अगर करेंसी फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डॉलर में दे रखा है, तो डॉलर को आपको क्या करना था? बाय। तो आप करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी बाय करने का कर लो। और अगर आपको करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रुपीज में दे रखा है, मान लो करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको रुपीज में दे रखा है और आपको रुपीज क्या करना था? फर्स्ट स्टेप में रुपीज सेल करना था, तो करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी सेल करने का कर लो। इस तरीके से स्टेप नंबर 2 में आप डिसीजन ले लेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 में आप रेट सेलेक्ट कर लीजिए करेंसी फ्यूचर की, किस रेट पे आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। हो सकता है आपको करेंसी फ्यूचर की अलग अलग रेट दे दे क्वेश्चन में, 1 मंथ फ्यूचर की, 3 मंथ फ्यूचर की। तो आप देखिए कि आपके लिए कौन सी रेट एप्लीकेबल है आज के दिन, जीरो टाइम पर, स्पॉट रेट पर। आज के दिन करेंसी फ्यूचर की आपको कौन सी रेट चाहिए? आपको 3 महीने बाद पेमेंट करना है ना, 3 महीने बाद का डर लग रहा है ना, तो 3 महीने बाद वाला करेंसी फ्यूचर जो है उसकी आज के दिन क्या रेट चल रही है वो वाली रेट सेलेक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 तक कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस क्वेश्चन में से डेटा सेलेक्ट करना है। स्टेप नंबर 4 जो है इसमें अब आपको पता लगाना है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम कितने करें, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने करें, बाय या सेल जो डिसीजन आप ले चुके हैं वो कितने नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का करें। तो आप ले लीजिए टोटल एक्सपोजर अमाउंट, मुझे $1,00,000 का एक्सपोजर था तो $1,00,000 मेरा एक्सपोजर अमाउंट हो गया, डिवाइड बाय लॉट साइज करेंसी। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसकी लॉट साइज ले लीजिए,
जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो लॉट साइज क्वेश्चन में गिवन होगी वो ले लीजिए। इसके बाद देखिए इसमें एक नोट है, अगर एक्सपोजर अमाउंट की करेंसी और लॉट साइज जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की उसकी करेंसी दोनों अलग अलग है, तो आपको जो एक्सपोजर अमाउंट है उसको लॉट साइज करेंसी में कन्वर्ट करना रहेगा यूजिंग करेंसी फ्यूचर रेट जो आपने स्टेप नंबर 3 में सेलेक्ट करी होगी। यूजिंग करेंसी फ्यूचर रेट जो स्टेप नंबर 3 में सेलेक्ट करिए, क्योंकि ये इंटरनल कैलकुलेशन है ताकि अपना नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पता कर सकें। इसके बाद आपको देखो नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट कंप्लीटली इग्नोर कर देना है। मान लीजिए मेरे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आए 45.3, तो मुझे सिर्फ 45 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, 0.3 इग्नोर करूंगा। 45.6 आ गया तो भी 0.6 इग्नोर करना है, 45 कॉन्ट्रैक्ट ही करना है। ICAI हमेशा ध्यान रखना फॉरेक्स चैप्टर में करेंसी फ्यूचर के क्वेश्चंस में जो भी फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको कंप्लीटली इग्नोर करता है फॉरेक्स के क्वेश्चंस में। डेरिवेटिव में अलग चीज होती है, वहां की बात वहां पे करेंगे। अभी मैं फॉरेक्स की बात कर रहा हूं, फॉरेक्स में करेंसी फ्यूचर आए तो डेसिमल वाला पार्ट कंप्लीटली इग्नोर कर देना है। इसके बाद स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में आप पता करिए इनिशियल मार्जिन आपको कितना डिपॉजिट करना है। ये मैच्योरिटी पे रिफंड आ जाएगा बट इस पे इंटरेस्ट की कॉस्ट आती है, आपको मालूम है, इसलिए इनिशियल मार्जिन आपको पता करना है कि कितना आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो इनिशियल मार्जिन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको रिक्वायर्ड पीरियड का ले लेना है। हो सकता है 1 मंथ करेंसी फ्यूचर का इनिशियल मार्जिन दे दे, 3 मंथ का दे दे, 6 मंथ वाले के लिए दे दे। तो मुझे तो 3 मंथ का करेंसी फ्यूचर करना है, तो मेरे लिए जो इनिशियल मार्जिन एप्लीकेबल होगा वो भी 3 मंथ करेंसी फ्यूचर वाला ही एप्लीकेबल होगा। इनिशियल मार्जिन क्वेश्चन में जब भी गिवन होगा वो पर कॉन्ट्रैक्ट या फिर पर लोट होगा। जो अपनी लोट साइज होती है ना, उस जितने मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा उस पे होता है। मान लीजिए मैंने 10 कॉन्ट्रैक्ट करे और मार्जिन था 1000 रुपीज, यानी 1000 रुपीज वो पर कॉन्ट्रैक्ट था, तो 10 कॉन्ट्रैक्ट करें तो 10,000 मेरा इनिशियल मार्जिन होगा। ठीक है। इसके बाद स्टेप नंबर 6 जिसमें आपकी फाइनल कैलकुलेशन हो जाएगी। इसमें टोटल 3 कैलकुलेशन होगी। एक तो जो आपका एक्चुअल एक्सपोजर है उसको आपको बाय या सेल करना है उस करेंसी को, वो आप एक्चुअल में डीलर के पास जाके करेंगे। मैच्योरिटी पे जो भी स्पॉट रेट होगी उस पे, मैच्योरिटी पे जो भी स्पॉट रेट होगी उस पे करेंगे। इसके बाद जो आपका इनिशियल मार्जिन था वो तो आपको रिफंड मिलेगा, लेकिन वो इनिशियल मार्जिन 0 टाइम पे आपको जमा करवाना पड़ता है, तो उस पर अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगी कि आप बोरो करके लाए होंगे कहीं से पैसा, तब जमा करवाया होगा आपने, तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगी। तो कैसे लगेगी? इनिशियल मार्जिन का अमाउंट ले लीजिए जो आपने डिपॉजिट करा, मल्टीप्लाई बाय बोरोइंग की इंटरेस्ट रेट जो भी है क्वेश्चन में, वो मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड कितना था, 3 मंथ्स का, तो 3/12 ये आ जाएगी इंटरेस्ट कॉस्ट। थर्ड आपको कैलकुलेशन करनी है प्रॉफिट लॉस। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किया था उस पर प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? इसके लिए आपको सबसे पहले देखना है कि आपने स्टार्टिंग में स्टेप नंबर 2 में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करने का डिसीजन लिया था, तो आप ये मानेंगे कि मैच्योरिटी पे आप इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर रहे हो, मैच्योरिटी पे जो फ्यूचर की रेट हो गई उस पर, मैच्योरिटी पे जो फ्यूचर की रेट हो गई उस पर सेल कर रहे हो। और अगर आपने स्टार्टिंग में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करने का डिसीजन लिया था, तो आप ये मानेंगे कि मैच्योरिटी पे जो फ्यूचर की रेट हो गई, मैच्योरिटी वाला जो दिन आया उस दिन जो फ्यूचर की रेट हो गई उस पर मैं बाय कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको मानना है। तो जो बाय और सेल की जो रेट होंगी, फ्यूचर के बाय और सेल की जो रेट होंगी इनिशियल डेट पर और मैच्योरिटी डेट पर, इन दोनों का डिफरेंस ही आपका प्रॉफिट या लॉस ऑन फ्यूचर होगा। बाय की रेट ज्यादा है तो लॉस और सेल की रेट ज्यादा है तो प्रॉफिट। सिंपल सी बात है। कैलकुलेट कैसे होगा? अगर जो लोट साइज है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो लोट साइज है वो मेरी कंपनी जो है उसकी होम करेंसी में नहीं है। मान लीजिए मेरी कंपनी रुपीज़ में है, मेरी कंपनी इंडिया की, तो मेरी होम करेंसी है रुपीज़, और जो फ्यूचर की लोट साइज है वो डॉलर में है, तो आपका प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट होगा? नंबर ऑफ लोट मल्टीप्लाई बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बाय रेट ऑफ करेंसी फ्यूचर, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। आपकी करेंसी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की लोट साइज मेरी करेंसी में ही है, मेरी कंपनी की होम करेंसी में, मेरी होम करेंसी है रुपीज़ और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी रुपीज़ के अंदर ही था, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो था वो भी रुपीज में ही था। तो आपको प्रॉफिट ऐसे ही कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ लोट मल्टीप्लाई बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस बिटवीन बाय एंड सेल रेट। बट ये जो प्रॉफिट आएगा ना वो किस में आएगा? दूसरी करेंसी में आएगा, मेरी होम करेंसी में नहीं आएगा। तो इस प्रॉफिट को मैं मेरी करेंसी में कन्वर्ट करवाऊंगा। मान लो ये प्रॉफिट आ गया डॉलर के अंदर, तो मैं डीलर के पास मैच्योरिटी पे जाऊंगा, ये डॉलर बेचूंगा और उससे रुपया ले लूंगा जो प्रॉफिट के डॉलर होंगे। ठीक है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन कन्वर्ट दिस प्रॉफिट लॉस इन कंपनीज होम करेंसी एट एक्चुअल स्पॉट रेट ऑफ मैच्योरिटी डेट, एट एक्चुअल स्पॉट रेट ऑफ मैच्योरिटी डेट। अब इस सबको मैं एक एग्जांपल से आपको एक क्वेश्चन से करवा देता हूं। एक क्वेश्चन अपने पास करेंसी फ्यूचर का, उससे आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन करेंसी फ्यूचर का एक बार फटाफट से। इस क्वेश्चन में देखो EFD लिमिटेड एक कंपनी है जो एक्सपोर्ट कर रहा है, मुंबई की कंपनी है जो एक्सपोर्ट कर रही है। ये इनवॉइस कंपनी सामने वाले की करेंसी में बनाता है। कितने का इनवॉइस बनाया? $1 लाख का, यानी मुझे $1 लाख मिलने वाले हैं। मुझे $1 लाख मिलने वाले हैं। मैं इंडिया का पर्सन हूँ। कब मिलेंगे? सितंबर 1, 2022 को। आज क्या डेट है? जून 1, 2022। कब मिलेंगे? यानी 3 महीने बाद मिलेंगे। 3 महीने बाद मिलेंगे मुझे। मेरी होम करेंसी क्या है बताओ? मेरी होम करेंसी है रुपीज़ और मेरे लिए फॉरेन करेंसी क्या है? डॉलर। मैं इंडिया का हूँ, मुझे रुपीज़ चाहिए और मैंने जो बिल बनाया है सामने वाले को वो डॉलर में बनाया है। 3 महीने बाद मुझे डॉलर मिलेंगे, वो मेरे लिए फॉरेन करेंसी है। आज ये डेट है। आज के दिन मार्केट में क्या क्या रेट चल रही है? डॉलर पर रुपये की रेट, स्पॉट रेट 1 रुपये इक्वल्स टू डॉलर,
1 मंथ फॉरवर्ड की रेट, 3 मंथ फॉरवर्ड की रेट जो डीलर के पास नॉर्मली चल रही होंगी। इसके बाद आपको करेंसी फ्यूचर का डेटा दे रखा है डॉलर पर रुपी। करेंसी फ्यूचर की रेट दे रखी है डॉलर पर रुपी। कॉन्ट्रैक्ट साइज, करेंसी फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है लोट है उसकी साइज बता रखी है ₹4,72,000। 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, इसकी प्राइस आपको बता रखी है ₹1 इक्वल टू डॉलर इतना, और 3 मंथ वाले की दे रखी है ₹1 इक्वल टू डॉलर इतना। आज के दिन करेंसी फ्यूचर 1 मंथ वाला कितने पे ट्रेड कर रहा है, 3 मंथ वाला कितने पे कर रहा है। आपको इनिशियल मार्जिन दे रखा है 1 मंथ वाले फ्यूचर के लिए, 3 मंथ वाले फ्यूचर के लिए, और इंटरेस्ट रेट बता रखी है 1 मंथ के लिए एप्लीकेबल, 3 मंथ के लिए एप्लीकेबल। इंटरेस्ट रेट का मैंने ऑलरेडी बोला पूरी एसएफएम में जब तक स्पेसिफिकली ना बोले इंटरेस्ट रेट पर एनम होती है। ये 1 मंथ और 3 मंथ का क्या मतलब है सर, फिर 1 मंथ की बोरोइंग लेते हैं तो ये वाली रेट, और 3 मंथ की बोरोइंग लेते हैं तो ये वाली रेट, लेकिन रेट जो है वो पर एनम में है, रेट पर एनम में। क्लियर। सितंबर 1, 2022 यानी मैच्योरिटी डेट पर स्पॉट रेट कितनी होगी, मार्केट में एक्चुअल रेट कितनी होगी डीलर के पास डॉलर पर रुपए की, ये, और करेंसी फ्यूचर की रेट, करेंसी फ्यूचर की मैच्योरिटी पर क्या रेट हो गई, ये ₹1 इक्वल टू डॉलर, ये हो गई। आपको बताना है इसमें अपन करेंसी फ्यूचर वाला मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूं कैसे होगा। तो देखो करेंसी फ्यूचर अपन कैसे करेंगे, ये देखो अपन ने क्लास में किया था उसी को मैं यहाँ पे सॉल्यूशन को दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले अपन ने पता करा होम करेंसी रुपी है, फॉरेन करेंसी डॉलर है। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, आप पता करिए कि आपको कौन सी करेंसी बाय करनी है, कौन सी सेल करनी है। मुझे डॉलर मिलेंगे, डॉलर की मुझे जरूरत नहीं है, मैं डॉलर सेल करूंगा यानी रुपया बाय कर रहा हूं। तो स्टेप नंबर 1 में देखो मैंने किया डॉलर सेल, स्टेप नंबर 1 डॉलर सेल रुपी बाय, ये मैंने डिसीजन पता कर लिया। स्टेप नंबर 1 डॉलर सेल रुपी बाय। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, आप पता करिए कि करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करे कि सेल करे, करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करे कि सेल करे। स्टेप नंबर 2, अब आप देखो करेंसी फ्यूचर की लोट साइज, लोट साइज क्या दे रखी है ₹4,72,000। लोट साइज रुपीज के अंदर, और रुपीज को मुझे क्या करना था, बाय करना था, यानी करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी बाय करने का करूंगा। तो यही अपन ने सॉल्यूशन में किया। देखो लोड साइज रुपीज में थी तो हमने करेंसी फ्यूचर बाय करने का किया क्योंकि रुपीज को हमें बाय करना था। स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 में हम रेट सेलेक्ट करते हैं, किस रेट पे करेंसी फ्यूचर का बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट होगा, किस रेट पे होगा। देखो हमें जो पैसा मिलेगा वो कब मिलेगा, आज से 3 महीने बाद। आज जून 1 है और हमें सितंबर 1 को पैसा मिलेगा, तो आज से 3 महीने बाद मिलेगा। तो 3 महीने का जो करेंसी फ्यूचर है उसकी रेट देख लो, तो 3 मंथ का जो करेंसी फ्यूचर है उसकी रेट ये चल रही है, तो हम इस रेट पर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ₹1 इक्वल टू डॉलर 0.02118 पर हम करेंसी फ्यूचर बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इस रेट पे मैं करेंसी फ्यूचर बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। स्टेप नंबर 3 तक सारी कैलकुलेशन हो गई है। स्टेप नंबर 4 बोलता है नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू बी बाय, आप पता कर लीजिए वो कैसे आएगा, टोटल एक्सपोजर अमाउंट डिवाइडेड बाय लॉट साइज। एक्सपोजर अमाउंट कितना है $1 लाख डिवाइडेड बाय लॉट साइज कितनी है ₹4,72,000। दोनों की करेंसी अलग अलग है। अब क्या करना पड़ेगा, एक्सपोजर अमाउंट को लॉट साइज की करेंसी यानी रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। $1 लाख को रुपीज में कन्वर्ट करें, कौन सी रेट से करना है, जो हमने स्टेप नंबर 3 में करेंसी फ्यूचर की रेट सेलेक्ट करी है इस रेट से। अब ये रेट किसकी है, रुपी की रेट है। जो अमाउंट है $1 लाख इसको कन्वर्ट करना, अमाउंट कौन सी करेंसी में, डॉलर में। ये बेसिक याद करो फॉरेक्स का जो रिवीजन में मैंने आपको बताया था, तो पूरा रिवीजन सुन लेना। तो अमाउंट जो है वो डॉलर में है और जो रेट है उसमें बेस करेंसी रुपी है, दोनों अलग अलग है, तो आपको इससे डिवाइड करना पड़ेगा तब कन्वर्जन होगा। तो $1 लाख को मैंने इस रेट से डिवाइड किया तो आपको रुपीज में अमाउंट मिल जाएगा एक्सपोजर अमाउंट का, और डिवाइड बाय लॉट साइज आपकी है ही, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे 10। अगर ये डेसिमल्स में आगे कुछ आता है वो आपको इग्नोर कर देना है, कंप्लीटली इग्नोर करना है आपको। सिर्फ जो होल नंबर है वो कंसीडर करना है, फ्रैक्शनल पार्ट इग्नोर करना होता है। ये हो गया स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 में क्या बताया था, इनिशियल मार्जिन पता कर लीजिए कितना डिपॉजिट करवाएंगे। देखो इनिशियल मार्जिन 2 दे रखे हैं, 1 मंथ का और 3 मंथ का। कौन सा वाला लें, हमें करेंसी फ्यूचर कब का करना है, 3 मंथ का, तो इनिशियल मार्जिन भी 3 मंथ वाला लेंगे यानी ₹15,000। ये कब कैसे माना जाता है, पर कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, पर लॉट या पर कॉन्ट्रैक्ट। हम कितने कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अभी पता कर रहे हैं सर स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 में पता करा है 10 कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10 1,50,000 का इनिशियल मार्जिन। बहुत ईजी होता है, बस स्टेप्स लगाते जाओ। स्टेप नंबर 6 3 कैलकुलेशन करनी है। एक तो एक्चुअल बाइंग और सेलिंग करेंगे एक्सपोजर की, ठीक है। आज के दिन मुझे $1 लाख मिल गए, अब मैं डीलर के पास जाऊंगा, बोलूंगा डॉलर ले लो, रुपया दे दो, यानी डॉलर सेल करूंगा आज के दिन डीलर के पास जाके और रुपये बाय करूंगा। तो एक्चुअल स्पॉट रेट पे करेंगे। आज के दिन एक्चुअल स्पॉट रेट क्या है, देखो सितंबर 1 का डेटा देखो, स्पॉट रेट क्या है आज के दिन, 0.02133 डॉलर पर रुपी, ₹1 की ये रेट है। अब देखो आपका जो अमाउंट है $1 लाख है और रेट रुपये की है, यानी डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको एक्चुअल यहाँ पे मिल जाएगा। एक्चुअल सेल करने पे आपको इतने रुपए मिल जाएंगे। इसके बाद इंटरेस्ट कॉस्ट लेंगे इनिशियल मार्जिन पे, वो कितनी आएगी, इनिशियल मार्जिन का अमाउंट कितना था, $1,50,000। इंटरेस्ट की रेट देख लीजिए, इंटरेस्ट की रेट कौन सी लेंगे आप मुझे ये बताइए। आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ्स का किया था, 3 मंथ्स की इंटरेस्ट की रेट चाहिए, ये वाला 3 मंथ 8%। ये इंटरेस्ट रेट पर एनम होती है, तो मल्टीप्लाई बाय 3/12 करना पड़ेगा आपको। तो ये आपने किया 8% 3/12, तो ये आपकी इंटरेस्ट की कॉस्ट आ गई। तो देखो एक्चुअल जब आपको डॉलर मिले, वो आपने डीलर को एक्चुअल में सेल करे तो रुपीज आपको मिले होंगे, और इंटरेस्ट की कॉस्ट आपकी
खर्चा है तो वो आप लेस करोगे, इसलिए यहाँ पे ये लेस हुई है। इसके बाद देखो आपको देखो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। स्टार्टिंग में मैंने फ्यूचर क्या किया था, बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था इस रेट पे, ये देखो स्टेप नंबर 3 में इस रेट पे मैंने बाय करने का किया था। मैंने बताया हम क्या करते हैं, फिर मैच्योरिटी पर जो रेट हो जाती है फ्यूचर की उस पर सेल करते हैं, ये मान लेंगे। तो अब इसके लिए आप क्वेश्चन में आ जाइए वापस से। मैच्योरिटी पे देखो फ्यूचर की क्या रेट हो गई, मैच्योरिटी पे फ्यूचर की ये रेट हो गई, मैच्योरिटी पे फ्यूचर की ये रेट हो गई, ये वाली रेट हो गई मैच्योरिटी पे फ्यूचर की। इस पे हम क्या मानेंगे, सेल करेंगे। हम सेल करेंगे 0.02134 पे और बाय कितने पे किया था 0.02118, यानी सेलिंग रेट ज्यादा है यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बाय रेट ये आपको लेना है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लॉट मल्टीप्लाई बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज, ये आपको करना है। तो आपने किया नंबर ऑफ लॉट मल्टीप्लाई बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस बिटवीन बाय एंड सेल रेट। अब मुझे एक बात बताओ, ये प्रॉफिट कौन सी करेंसी में आएगा। आप देखो लोट साइज किस करेंसी में थी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की लोट साइज थी सर रुपीज में, रुपीज 4,72,000। वो क्या मेरी होम करेंसी थी, बिल्कुल मेरी होम करेंसी, यानी कंफर्म है प्रॉफिट दूसरी करेंसी में यानी डॉलर में आया होगा। और आप वेरीफाई भी कर सकते हैं जो प्रॉफिट आपका वो डॉलर में आएगा, $755.20, ये मेरा आया है डॉलर में। तो इस केस में जब होम करेंसी में होती है लोट साइज तो आपको प्रॉफिट को अपनी करेंसी में कन्वर्ट करवाना है, प्रॉफिट लॉस को। तो अब मुझे प्रॉफिट मिल गया स्टॉक एक्सचेंज से, मैं डीलर के पास जाके बोलूंगा भैया डॉलर ले लो, इसके बदले रुपया दे दो, ठीक है, यही बोलूंगा। तो डॉलर सेल करूंगा मैच्योरिटी डेट पर, आज के दिन एक्चुअल मैच्योरिटी डेट जब आई आज ही तो मुझे प्रॉफिट मिला होगा। तो आज के दिन देख लो मार्केट में क्या रेट चल रही है, एक्चुअल स्पॉट रेट 1 सितंबर को एक्चुअल स्पॉट रेट ये चल रही है 0.02133। तो इस रेट पे आप एक्चुअल में सेल करेंगे तो इस रेट से आप कन्वर्ट कर लीजिए $755.20 के प्रॉफिट को। तो कन्वर्ट करेंगे तो प्रॉफिट रुपीज में आ जाएगा ₹35,406। तो ये आइटम का आप टोटल कर लीजिए, इन तीनों आइटम का, यही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपका फाइनल अमाउंट होगा। बस इसी के साथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप मुझे बता दीजिए समझ में आया या नहीं आया। विद एग्जाम्पल इसलिए मैंने बताया ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, स्टेप्स जो मैंने बताए थे वो आप लगाते जाओ, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कोई डाउट है तो बता दीजिए, फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं। कोई डाउट नहीं है तो चलिए फिर आगे चलते हैं अपन। करेंसी ऑप्शंस में अब आपको फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। देखो करेंसी ऑप्शन के स्टेप्स देख लीजिए। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको 6 स्टेप्स में आंसर निकाल के दिया था, करेंसी ऑप्शन में मैं आपको 5 स्टेप्स में आंसर दूंगा। 5 स्टेप में आपका इसका हमेशा आंसर आ जाएगा। 5 स्टेप जो मैं बता रहा हूँ वो देख लीजिए। पहला स्टेप बिल्कुल सेम है, आप ये पता कर लीजिए कौन सी करेंसी आपको बाय करनी है कौन सी सेल। सेम वही इंडियन कंपनी को $1 लाख पे करने हैं 3 महीने बाद, यानी डॉलर बाय करने हैं रुपया सेल करना है। सेकंड स्टेप में अब आपको पता करना है कि जो ऑप्शन है वो कॉल ऑप्शन बाय करूंगी पुट ऑप्शन बाय करूंगा। ऑप्शन में कभी भी आप ऑप्शन सेल नहीं करते हो, हेजिंग करने के लिए आपको ऑप्शन बाय करना ही पड़ेगा। ये रिवीजन वाले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था क्यों करना पड़ता है। तो कॉल ऑप्शन बाय करूं कि पुट ऑप्शन बाय करूं। अब आप देखो आपको एक्चुअल में करेंसी के साथ क्या करना है। आप देखो डॉलर को मुझे बाय करना है और अगर ऑप्शन की कॉन्ट्रैक्ट साइज भी डॉलर है, ऑप्शन की कॉन्ट्रैक्ट साइज भी डॉलर के अंदर है, यानी मेरे को बाय वाला राइट चाहिए। बाय वाला राइट कहाँ मिलेगा, कॉल ऑप्शन में, तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर दीजिए। पर ऑप्शन की कॉन्ट्रैक्ट साइज रुपीज में है तो रुपीज को मुझे क्या करना है, सेल करना है। तो राइट टू सेल कहाँ मिलेगा, पुट ऑप्शन में, तो मुझे पुट ऑप्शन बाय कर लेना चाहिए। तो स्टेप नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 3 देखिए। स्टेप नंबर 3 देखिए। स्टेप नंबर 3 में अब आपको पता करना है नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो आप बाय करोगे, नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो आप बाय करोगे वो पता करना है। सेम है, टोटल एक्सपोजर अमाउंट डिवाइडेड बाय लोट साइज, टोटल एक्सपोजर अमाउंट डिवाइडेड बाय लोट साइज। अगर एक्सपोजर अमाउंट और लोट साइज दोनों की करेंसी अलग अलग है तो एक्सपोजर अमाउंट को कन्वर्ट करेंगे लोट साइज करेंसी में, लेकिन अब की बार किस रेट पे करेंगे, फ्यूचर वाले में जो फ्यूचर की रेट सेलेक्ट करते हैं उस पे। इसमें ऑप्शन के केस में जो ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस है, जो ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस है उस पे अपन कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बस इतना सा फर्क है इसके अंदर। इसके बाद सेम वैसे ही अगर डेसिमल्स में आता है तो फ्रैक्शनल पार्ट इग्नोर कर दीजिए, ओनली होल नंबर ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट है उनके लिए ऑप्शन करा जाएगा। डेसिमल को क्या कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे। फ्यूचर वाला क्वेश्चन आता है तो डेसिमल वाला पार्ट कंप्लीटली इग्नोर करना है। पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आता है, फॉरेक्स की बात करूं, करेंसी ऑप्शन का क्वेश्चन आता है तो जो डेसिमल वाला पार्ट है ना करेंसी ऑप्शंस के अंदर, उसके लिए ऐसे ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेता है। क्वेश्चन में बोले या ना बोले, डेसिमल वाले पार्ट के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेता है, आपको भी लेना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज या लोट साइज ही नहीं दे रखी तो आप उसे 1 अज्यूम कर लीजिए। इसके बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं दे रखी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट की जो लोट साइज है, ऑप्शन की जो लोट साइज है वो कौन सी करेंसी में। जब लोट साइज दे ही नहीं रखी तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कौन सी करेंसी में है। तो सर आप स्टेप नंबर 2 ही हम नहीं पता लगा पाएंगे कि कॉल ऑप्शन ले बाय ऑप्शन। तो उसके लिए आपको एक टेक्निक है, जब लोट साइज नहीं पता तो उसे आप 1 अज्यूम कर लीजिए और लोट साइज की करेंसी भी आप पता कर सकते हैं। जब हमें नहीं पता कि लोट साइज कौन सी करेंसी में है तो उसके लिए आप ऑप्शन का प्रीमियम या ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस कुछ भी चेक कर सकते हो। तो एक बार के लिए सॉरी,
एक बार के लिए मैं ऑप्शन के प्रीमियम के बेसिस पे बता देता हूँ। ऑप्शन का प्रीमियम मान लीजिए आपको दे रखा है $1 इक्वल टू ₹10, तो क्लियरली समझ जाइए $1 पे ₹10 का प्रीमियम बताया, यानी ऑप्शन की जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो डॉलर है, क्लियर कट। इसके बाद आपको मान लो ऐसा दे रखा है इफ ऑप्शन प्रीमियम इज ₹10, केवल इतना बोला। अब सर यहाँ पे तो कुछ आगे लगाया भी नहीं किसके अगेंस्ट है, तो आप देख लो क्वेश्चन में दूसरी करेंसी कौन सी है। मान लो क्वेश्चन में दूसरी करेंसी डॉलर है, तो क्लियर कट है ₹10 किसके अगेंस्ट होगा, डॉलर के अगेंस्ट ही होगा, यानी ऑप्शन के लोट साइज किसमें, डॉलर में। इस तरीके से आप पता करेंगे। इसके बाद स्टेप नंबर 4 में आपको पता करना है कितना अमाउंट तो आपने ऑप्शन से कवर कर लिया, और जो डेसिमल फ्रैक्शन का जो डेसिमल वाला पार्ट रह गया था वो अनकवर्ड पार्ट कितना है। क्यों? क्योंकि अनकवर्ड पार्ट के लिए आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसलिए ये स्टेप नंबर 4 स्पेशल करना पड़ेगा। कवर्ड अमाउंट कैसे निकलेगा, बहुत ईजी है, नंबर ऑफ लॉट मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज। इसके बाद देखो अनकवर्ड अमाउंट जिसके लिए आपको फॉरवर्ड करना है वो कैसे पता करोगे। अगर एक्सपोजर अमाउंट और लॉट साइज की करेंसी दोनों सेम है तो बिल्कुल इजीली आ जाएगा टोटल एक्सपोजर अमाउंट माइनस जो अमाउंट ऑप्शन से कवर हो गया, रिमेनिंग अनकवर्ड है। इसके बाद अगर एक्सपोजर अमाउंट की करेंसी और लोड साइज की करेंसी दोनों अलग अलग हैं तो क्या करें, तो टोटल एक्सपोजर अमाउंट तो ले लो एज इट इज, इसमें से अनकवर अपने को पता करना है तो माइनस करेंगे अमाउंट कवर्ड थ्रू ऑप्शन, सेम वही करेंगे। लेकिन आपके पास जो अमाउंट कवर्ड थ्रू ऑप्शन होगा इसको हम कन्वर्ट करेंगे ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस पे, ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस पे। जैसे अपन ने किया था नंबर ऑफ ऑप्शन निकालने के लिए, अगर अलग करेंसी थी तो एक्सपोजर अमाउंट को कन्वर्ट किया था ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस से लोड साइज करेंसी में, ऐसे ही अगर यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी अमाउंट अनकवर्ड निकालते टाइम, एक्सपोजर अमाउंट की करेंसी और लोड साइज की करेंसी अलग है, तो टोटल एक्सपोजर अमाउंट माइनस अमाउंट कवर्ड थ्रू जो ऑप्शन आपने निकाला होगा उसको आप कन्वर्ट करेंगे ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस से, तो आपको मिल जाएगा अमाउंट अनकवर्ड। इसके बाद देख लीजिए स्टेप नंबर 5, फाइनल स्टेप, जिसमें आपको ऑप्शन का फाइनल आंसर मिल जाएगा। इसमें 4 कैलकुलेशन होंगी। देखो एक तो 0 टाइम पे आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा ऑप्शन सेलर को, यानी सामने वाले डीलर को आपको देना है प्रीमियम रिफंड नहीं आता, वो खर्चा है आपका, तो वो भी आपकी कैलकुलेशन में आता है। प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है, नंबर ऑफ लॉट मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम अमाउंट, बस ये आ जाएगा आपका टोटल प्रीमियम। अगर जो लॉट साइज है वो कंपनी की होम करेंसी में नहीं है, ठीक है, लॉट साइज कंपनी की होम करेंसी में नहीं है, यही प्रीमियम है। लेकिन जब लॉट साइज कंपनी की होम करेंसी में होती है, हमेशा ध्यान रखना जब लॉट साइज कंपनी की होम करेंसी में होती है तब दिक्कत होगी, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जैसे फ्यूचर में भी करना पड़ा था ऐसे ऑप्शन में। तो लॉट साइज अगर मेरी खुद की होम करेंसी में है तो जो अमाउंट आएगा प्रीमियम का टोटल, ये आपका फॉरेन करेंसी में आएगा। आपको पे करना है प्रीमियम तो आप अपनी करेंसी में पे कर सकते हैं, तो आपको इसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, आपको इसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा आपकी होम करेंसी में एट बिगिनिंग स्पॉट रेट। 0 टाइम पे होता है तो 0 टाइम वाले दिन जो भी रेट चल रही होगी मार्केट में उससे कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा प्रीमियम का अमाउंट आपके खुद की करेंसी में, क्लियर। इसके बाद देखो प्रीमियम आप 0 टाइम पे करते हो, ऑप्शन का सेटलमेंट मैच्योरिटी पे हो रहा है, आपका जो फाइनल सेटलमेंट है वो मैच्योरिटी पे हो रहा है। तो प्रीमियम आप 0 टाइम पे पे करो तो एक बात ये मान लीजिए कि आप बोरो करके पे कर रहे हैं एक तरीके से, तो इस पे भी इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी। तो इंटरेस्ट कॉस्ट प्रीमियम पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही प्रीमियम का अमाउंट टोटल ले लीजिए, मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद अब आपका फाइनल पेमेंट होगा, ऑप्शन के थ्रू जो अमाउंट आपने कवर कर रखा है उसका फाइनल पेमेंट कैसे होगा। अगर आप मैच्योरिटी पे ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये देखिए पहले। अगर ऑप्शन मैच्योरिटी पे एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो मैच्योरिटी पे जो भी मार्केट में रेट हो गई उस पर पेमेंट होगा, बस क्लियर कट। और अगर हम ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं मैच्योरिटी पे तो अब आपको 2 चीज़ देखनी पड़ेगी, क्या लॉट साइज कंपनी की होम करेंसी में नहीं है, लॉट साइज दूसरी करेंसी में है, तो सिंपल सा है नंबर ऑफ लॉट मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज मल्टीप्लाई बाय स्ट्राइक प्राइस पे ही होगा पेमेंट, ठीक है, क्लियर कट बात है जब ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। लेकिन अगर लॉट साइज कंपनी की होम करेंसी में और हम ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कैसे निकलेगा पेमेंट का अमाउंट, नंबर ऑफ मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज, नंबर ऑफ लॉट मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज। अब की बार स्ट्राइक प्राइस से आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज ये वापस दूसरी करेंसी में बन जाएगा, फिर आपको वापस से स्ट्राइक प्राइस से डिवाइड करके इसको होम करेंसी में बनाना पड़ेगा। तो इतनी कैलकुलेशन क्यों करनी है, डायरेक्टली नंबर ऑफ लॉट मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज कर देना। ये याद रख लो, माइंड में फिट कर लो, ये जो मेरे फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है इसका कंसेप्ट अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। इसके बाद देखिए अगर क्वेश्चन में आपको स्पॉट रेट मैच्योरिटी की नहीं दे रखी है, मैच्योरिटी पे क्या रेट हो गई, जब आपको मैच्योरिटी पे रेट क्या हो गई वही नहीं पता तो आप अज्यूम कर लीजिए कि ऑप्शन हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये असम्पशन लेनी। आपको क्वेश्चन में हो सकता है मैच्योरिटी पे क्या क्या प्राइस हो सकती है, रेंज ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइस क्वेश्चन में दे दे, तो उस केस में आपको स्ट्राइक प्राइस को हर एक्सपेक्टेड प्राइस से कंपेयर करके पेमेंट निकालना है और फाइनल आपको फिर एक नेट पेमेंट मिल जाएगा एवरेज करके प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ये हो गया ऑप्शन में। और ऑप्शन में फिर लास्ट फाइनल कैलकुलेशन वाला स्टेप क्या होगा, आपको अमाउंट जो अनकवर्ड रह गया था उसका फॉरवर्ड के थ्रू उसका भी तो सेटलमेंट होगा, उसका भी तो पेमेंट होगा, वो भी कर लेना है। तो ये 4 पेमेंट आप कर लोगे फाइनल स्टेप में, स्टेप नंबर 5 में, तो आपको ऑप्शन के थ्रू कितना फाइनल पेमेंट हुआ वो आपको मिल जाएगा, क्लियर। तो ये आपका फाइनल पेमेंट थ्रू ऑप्शन आ जाता है। इसका भी मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बता देता हूँ, इसको भी क्वेश्चन के थ्रू बता देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। चलो एक तो यही क्वेश्चन देख लेते हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि अभी तक जो अपन पढ़ रहे हैं वो समझ में तो आ रहा है ना।
देखो आप क्वेश्चन से समझ लो, सारे स्टेप्स वापस से रिवाइज हो जाएंगे। देखो इस क्वेश्चन में XYZ लिमिटेड एक यूएस की फर्म है, यूएस की फर्म है, होम करेंसी क्या होगी, डॉलर होगी, क्लियर कट पता चल जाना चाहिए। इसको 3 लाख पाउंड चाहिए 180 डेज में, क्यों चाहिए, इसको कोई पेमेंट करना होगा, तो इसके लिए होम करेंसी क्या है पहले तो ये पता करो क्वेश्चन में होम करेंसी क्या है हमारी, होम करेंसी है डॉलर, फॉरेन करेंसी है आपकी पाउंड, ठीक है, ये स्टेप्स आपके होने चाहिए हमेशा क्वेश्चन में। इस कनेक्शन में इसको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आज के दिन मार्केट में स्पॉट रेट 1 पाउंड इक्वल टू $2, 180 डेज की फॉरवर्ड रेट 1 पाउंड इक्वल टू इतना $, क्लियर। इंटरेस्ट रेट आपको दे रखी है पाउंड और डॉलर की, 180 डेज की डिपॉजिट रेट, 180 डेज की बोरोइंग रेट, डिपॉजिट यानी इन्वेस्टमेंट की और बोरोइंग यानी लोन लेने की इंटरेस्ट रेट। मैंने आपको बताया था हमेशा जो इंटरेस्ट रेट होती है वो पर एनम होती है, चाहे ये लिख दे 180 डेज या 180 डेज बोरोइंग रेट या डिपॉजिट रेट ऐसा लिख दे, लेकिन वो हमेशा पर एनम ही मानते हैं। पर केवल एक ही क्वेश्चन ICAI का ऐसा है जिसमें इन्होंने 6 मंथ की यानी जितने टाइम की दे रखा है उतने टाइम की माना, वो यही क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन भी ले लिया। यहाँ पे 180 डेज लिखा है ना, तो ये 180 डेज की ही अज्यूम करी है इसने, केवल एक ही क्वेश्चन है पूरे SFM में जिसमें जितने टाइम की यहाँ लिखी है उतने टाइम की मानी है, यानी ये जो रेट है ये पर एनम नहीं है, ये 180 डेज की रेट ही है, 180 डेज की रेट है, यानी टाइम पीरियड से अपने को यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सिर्फ वैल्यू चेंज करके, इसी तरीके का क्वेश्चन, तो इसी तरीके से करके आना। अगर आप फिर वहाँ करके आ गए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 180 ये कैलकुलेशन, और फिर मुझे मैसेज में पूछेंगे कि सर हमने ऐसा कर दिया, नोट भी डाल दिया, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ICAI को अपने अजम्पशन से मतलब होता है, आप क्या अजम्पशन लेते हो उससे कोई लेना देना नहीं है, केवल एक ऐसा ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, ये 180 डेज की रेट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो अब देखो एक कॉल ऑप्शन पाउंड पे दे रखा है जिसकी एक्सपायरी 180 डेज की है, यानी 6 मंथ्स का, जब मुझे पेमेंट करना है 180 डेज में तो पेमेंट करना है, उसकी एक्सरसाइज प्राइस यानी स्ट्राइक प्राइस दे रखी है इतनी, और प्रीमियम दे रखा है इतना। आपको बता रखा है 180 डेज बाद क्या क्या रेट हो सकती है, यानी रेंज ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइस दे रखी है, क्या क्या हो सकती है, ये रेट हो सकती है अगेंस्ट पाउंड, सिंपल सी बात, अगेंस्ट पाउंड की रेट दे रखी है तो भी अगेंस्ट पाउंड ही है, और उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। अब मैं केवल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, कौन सी करेंसी बाय करनी है, कौन सी सेल करनी है। मेरे को पाउंड का पेमेंट करना है, मेरी होम करेंसी क्या है, डॉलर, तो यानी मुझे पाउंड बाय करने पड़ेंगे तभी तो मैं पे कर पाऊंगा, तो मेरे को पाउंड बाय करना है, डॉलर सेल करना है, ये हो गया स्टेप नंबर 1। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 43 देखो, होम करेंसी डॉलर, फॉरेन करेंसी पाउंड, ये अपन सबसे पहले क्वेश्चन में लिखेंगे। इसके बाद आप देखो, इसके बाद स्टेप नंबर 1 पाउंड बाय करना है, डॉलर सेल करना है, ये अपने पता कर लिया। स्टेप नंबर 2 में हम क्या पता करेंगे कि कॉल ऑप्शन बाय करें कि पुट ऑप्शन बाय करें। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, कॉल ऑप्शन बाय करें कि पुट ऑप्शन बाय करें। तो सर लोट साइज देख लो ऑप्शन की क्या है, सर इस क्वेश्चन में लोट साइज कुछ दे ही नहीं रखी है तो 1 अज्यूम कर लेते हैं। अब सर लोट साइज करेंसी कैसे पता करें, उसके लिए प्रीमियम या स्ट्राइक प्राइस चेक कर लो, प्रीमियम चेक करते हैं। सर प्रीमियम दे रखा है $0.04, तो सर इसमें तो कुछ आगे लगा ही नहीं रखा, तो देखो दूसरी करेंसी कौन सी है क्वेश्चन में, पाउंड, तो यानी $0.04 किसके अगेंस्ट होगा, पाउंड, यानी जो ऑप्शन है वो कौन सी साइज में होगा, पाउंड के अंदर है। ऑप्शन की करेंसी क्या है, पाउंड, पाउंड को मुझे क्या करना था, बाय, तो राइट टू बाय का मिलेगा कॉल ऑप्शन में, तो मैं कॉल ऑप्शन लूंगा। बाकी इस क्वेश्चन में देखो डायरेक्टली भी दिया हुआ है, इतना नहीं सोचोगे इस क्वेश्चन में। अगर इस क्वेश्चन में नहीं देता, देखो एक कॉल ऑप्शन ऑन पाउंड, आपको डेटा ही कॉल ऑप्शन का दे रखा है, वो भी पाउंड पर, क्लियर कट बोला है, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आप बाय कॉल ऑप्शन लिख लोगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होता, बस ए ऑप्शन दैट एक्सपायर्स इन 180 डेज ऐसा लिख दिया होता, तो फिर आपको ये सब सोच के करना पड़ता, क्लियर। तो हम बाय करेंगे कॉल ऑप्शन, ये हमने डिसीजन ले लिया। स्टेप नंबर 2 में लोट साइज हमने मान ली 1 पाउंड। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है कि आप नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पता करिए जो आप बाय करेंगे, तो टोटल एक्सपोजर अमाउंट कितना है, पाउंड 3 लाख, और ऑप्शन की कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है, 1 पाउंड डिवाइड बाय 1 पाउंड, तो 3 लाख लोट्स आ गए, 3 लाख लोट्स आ गए। स्टेप नंबर 4 में पता करिए कवर्ड और अनकवर्ड अमाउंट, कवर्ड अमाउंट कितना है, नंबर ऑफ लॉट मल्टीप्लाई बाय लोट साइज, नंबर ऑफ लॉट कितने 3 लाख, लोट साइज कितनी है 1 पाउंड, तो 3 लाख पाउंड आ गया। अनकवर्ड अमाउंट कुछ है क्या, साफ पता चल रहा है सारा कवर हो रहा है, लेकिन आप फिर भी निकाल सकते हैं। 3 लाख पाउंड टोटल एक्सपोजर था, लोट साइज कितनी थी आपकी, आपका अमाउंट कवर्ड थ्रू ऑप्शन कितना था, 3 लाख पाउंड, जो भी अपन ने निकाला वो लेस कर दीजिए, तो आपका हो गया 0 अनकवर्ड अमाउंट। ये वैसे भी पता चल रहा था इस क्वेश्चन में। स्टेप नंबर 5 फाइनल स्टेप में आ जाइए। सबसे पहले प्रीमियम पता कर लेते हैं, प्रीमियम कितना पे होगा ऑप्शन पर, ये आप पता कर लीजिए। प्रीमियम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लॉट मल्टीप्लाई बाय लोट साइज, नंबर ऑफ लॉट कितने 3 लाख, लोट साइज कितनी है 1 पाउंड, मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम का अमाउंट कितना था, $0.04 था ना, अभी देखा था अपन ने, $0.04, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको प्रीमियम मिल जाएगा $12,000। अब ये देखो इसको पता कर लो आप, लोट साइज कौन सी करेंसी में थी, पाउंड में, और हमारी होम करेंसी क्या है, डॉलर, तो यानी ये जो अमाउंट आएगा डायरेक्टली प्रीमियम का अमाउंट हमारी होम करेंसी में ही आएगा, और मेरी होम करेंसी डॉलर है तो उसी में ही आएगा, क्योंकि लोट साइज इज नॉट इन कंपनीज होम करेंसी। तो ये क्वेश्चन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम, प्रीमियम का अमाउंट मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट की रेट और मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने बोला कि जो इंटरेस्ट की रेट है वो उसी टाइम पीरियड की दे रखी है जिसकी आपको चाहिए। तो इंटरेस्ट की रेट देखिए, अब आप लोन बोरो करेंगे कितना, 12,000 जो आपका प्रीमियम था $12,000, तो डॉलर बोरो करने पड़ेंगे। डॉलर की इंटरेस्ट रेट देखिए बोरोइंग की
5.5%। बस इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना। इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि डायरेक्टली 180 डेज की रेट दे रखी है, ऐसा अज्यूम किया, केवल एक ही ऐसा क्वेश्चन है ये। क्लियर? तो इससे मल्टीप्लाई किया डायरेक्ट, ये आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम। इसके बाद देख लीजिए पेमेंट ऑफ अमाउंट कवर्ड थ्रू ऑप्शन। अमाउंट कवर्ड थ्रू ऑप्शन का पेमेंट कैसे होगा? अमाउंट कवर्ड थ्रू ऑप्शन का पेमेंट कैसे होगा? तो ये रेंज ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइस वाला क्वेश्चन है। तो हर एक्सपेक्टेड प्राइस को आप कंपेयर करिए स्ट्राइक प्राइस से। स्ट्राइक प्राइस दे रखी है £1 = $1.97। क्वेश्चन में चेक कर लीजिए आप। हर जो आपको रेंज दे रखी थी एक्सपेक्टेड प्राइस की, वो मैंने नोट डाउन कर ली। बताइए जब मार्केट में प्राइस $1.91 हो जाएगी तो क्या मैं 1.97 पे एक्सरसाइज करूंगा? स्ट्राइक प्राइस पे नहीं करूंगा, तो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा। 1.95 वाले केस में भी मार्केट से लेके आऊंगा, क्यों ऑप्शन एक्सरसाइज करूं? पर मार्केट में अगर 2.05 हो गई तो मैं ऑप्शन एक्सरसाइज कर लूंगा, यस। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कौन कौन सी रेट पे आप पेमेंट करेंगे। जब ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो मार्केट रेट पे पेमेंट करेंगे, लेकिन जब ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे उस केस में मैं ऑप्शन के स्ट्राइक रेट से पेमेंट करूंगा। पेमेंट आप कैलकुलेट कर लीजिए टोटल अमाउंट, और पेमेंट का टोटल अमाउंट मिल गया, उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनल आपका टोटल पेमेंट आपको मिल जाएगा। और अनकवर्ड पे कोई पेमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि अनकवर्ड अमाउंट कुछ था ही नहीं, तो वो जीरो है। तो इन सबका आप टोटल कर लीजिए, ये आपका फाइनल पेमेंट हो रहा है ऑप्शन के थ्रू। मैंने आपको ऑप्शन विद एग्जाम्पल समझा दिया, विद क्वेश्चन। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। इसके बाद ऑप्शन पे मैं एक और क्वेश्चन आपका ले लेता हूँ। ये वाला क्वेश्चन और ले लेते हैं एक ऑप्शन का फटाफट से, इसको मैं बता देता हूँ। देखो ए लिमिटेड यूके की कंपनी है, यानी होम करेंसी इसकी पाउंड है, पता चल चुका है अपने को, होम करेंसी है पाउंड। सबसे पहली चीज़ लिखने की ये होती है फॉरेक्स के क्वेश्चन में। इसने इंपोर्ट किया है कुछ केमिकल, डॉलर इतने का, यानी डॉलर इसके लिए फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी है डॉलर। इतने डॉलर का कुछ इंपोर्ट किया, यानी इसको पेमेंट करना है डॉलर में। यानी ये डीलर के पास जाएगा, डॉलर बाय करना चाहता है, और पाउंड सेल करना चाहता है। ये डिसीजन होगा स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 1 अभी अपन ने पता कर लिया, डॉलर अपन क्या करेंगे, बाय करेंगे और पाउंड सेल करेंगे। अमाउंट पेबल कब है? 6 मंथ बाद। 6 मंथ बाद पे करना है। स्पॉट और फॉरवर्ड रेट दे रखे, स्पॉट रेट £1 = $, और 6 मंथ फॉरवर्ड की रेट भी £1 = $। बिड ऑफर दोनों रेट दे रखे हैं। बोरोइंग रेट दे रखी है यूके और यूएस में, ठीक है। आपको बोरोइंग रेट, इंटरेस्ट की रेट दे रखी है, और डिपॉजिट की रेट भी दे रखी है, इन्वेस्टमेंट की रेट भी। करेंसी ऑप्शंस आर अवेलेबल अंडर विच वन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की साइज बता रखी है जीबीपी 12,500। जीबीपी यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यानी पाउंड। पाउंड के अंदर ऑप्शन है 12,500। पाउंड यानी कंपनी की होम करेंसी भी पाउंड है और ऑप्शन भी पाउंड के अंदर है, लोट साइज भी पाउंड में है। तो अब की बार अपनी कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन होंगी। ऑप्शन प्रीमियम फॉर जीबीपी एट स्ट्राइक प्राइस ऑफ USD 1.70 पर जीबीपी इज USD 0.037 कॉल ऑप्शन। देखो जो जीबीपी की स्ट्राइक प्राइस है, जो ऑप्शन प्रीमियम है, जो जीबीपी पर जिसकी स्ट्राइक प्राइस बता रखी है, जिसकी स्ट्राइक प्राइस कितनी है $1.70, यानी £1 = $1.70 मेरी स्ट्राइक प्राइस है, एक्सरसाइज प्राइस ऑप्शन की। और प्रीमियम आपको बता रखा है, देखो ऑप्शन प्रीमियम ऑप्शन प्रीमियम बता रखा है USD 0.037 कॉल ऑप्शन पर। कॉल ऑप्शन पर प्रीमियम बता रखा है, कॉल पर प्रीमियम कितना बताया? प्रीमियम $0.037, यानी किसके अगेंस्ट होगा? दूसरी करेंसी कौन सी है क्वेश्चन में? पाउंड। तो पाउंड के अगेंस्ट होगा £1 = $0.037। और पुट ऑप्शन पे प्रीमियम बताया 0.096। पुट पर प्रीमियम है £1 = $0.096, ठीक है। तो अब आपको बताना है करेंसी ऑप्शन में क्या पेमेंट होगा, निकाल लें। सबसे पहला स्टेप अपन देखेंगे क्या करना है, कौन सी करेंसी बाय करनी है, कौन सी सेल। मेरी होम करेंसी पाउंड है, फॉरेन करेंसी मेरे लिए डॉलर है। डॉलर में मुझे पेमेंट करना है, यानी डॉलर बाय करना चाहता हूं मैं और पाउंड सेल करना चाहता हूं। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। क्लास में सॉल्यूशन किया था वो निकाल लेता हूं एक बार मैं। ये रहा, होम करेंसी पाउंड, फॉरेन करेंसी डॉलर। डॉलर बाय करना चाहता हूं, पाउंड सेल करना चाहता हूं। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2, कौन सा ऑप्शन बाय करें? पुट ऑप्शन बाय करें कि या कॉल ऑप्शन बाय करें। ऑप्शन की लॉट साइज देखो, ऑप्शन की लॉट साइज किसमें है? पाउंड में। पाउंड में लॉट साइज है, और पाउंड को मुझे क्या करना था? पाउंड को मुझे सेल करना था। सेल का राइट कहां मिलेगा? पुट ऑप्शन में, यानी मैं पुट ऑप्शन बाय करूंगा। बाय पुट ऑप्शन एज लॉट साइज इज पाउंड 12,500। स्टेप नंबर 3 देख लीजिए, नंबर ऑफ लॉट, कितने लॉट हम बाय करेंगे। तो टोटल एक्सपोजर अमाउंट डिवाइडेड बाय लॉट साइज। एक्सपोजर अमाउंट कितना है? कुछ अजीब सा है डॉलर के अंदर, 364,897 $364,897। लोड साइज कितनी है? पाउंड 12,500। तो यानी दोनों की करेंसी अलग है, तो एक्सपोजर अमाउंट को लोड साइज करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोजर अमाउंट को लोड साइज करेंसी में कौन सी रेट से कन्वर्ट करते हैं? ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस, जो कि कितनी है? £1 = $1.70। अब देखो इस डॉलर के अमाउंट को इस रेट से कन्वर्ट करना है, तो ये अमाउंट तो डॉलर का है, और जिस रेट से कन्वर्ट करना है उसमें बेस करेंसी क्या है? पाउंड, यानी डिवाइड करना पड़ेगा इस रेट से, तो आपका ये पाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 364,897 को 1.70 की रेट से डिवाइड कर लीजिए,
ये डिवाइड किया इन्होंने, एक्सपोजर अमाउंट कन्वर्ट हो गया होगा, डिवाइड में आपकी लोड साइज करेंसी है, लोड साइज का अमाउंट आ गया, तो आपके लोट आ गए 17.17 लोट्स। आपको फ्रैक्शन इग्नोर कर देना है, 17 लोट्स आप ऑप्शन से कवर करेंगे। फ्रैक्शन के लिए आप क्या करते हैं, फ्रैक्शन के लिए आप फॉरवर्ड करते हैं। ऑप्शन में हमेशा ध्यान रखना फ्रैक्शनल पार्ट के लिए आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो। अब देख लीजिए स्टेप नंबर 4, कवर्ड अमाउंट और अनकवर्ड अमाउंट। ऑप्शन से कवर कितना हुआ, नंबर ऑफ लॉट मल्टीप्लाई बाय लोट साइज। नंबर ऑफ लॉट 17, लोट साइज 12,500, ये आ गया कवर्ड अमाउंट। अनकवर्ड अमाउंट, अनकवर्ड अमाउंट ये देखेंगे सबसे पहले लोट साइज और एक्सपोजर अमाउंट, इन दोनों की करेंसी क्या सेम है या अलग, नहीं बिल्कुल अलग है। एक्सपोजर अमाउंट तो था डॉलर में और लोट साइज है पाउंड के अंदर, तो हमें क्या करना है, टोटल एक्सपोजर अमाउंट लेना है, बिल्कुल सर ले लिया। और जो अमाउंट कवर्ड थ्रू ऑप्शन है, अमाउंट कवर्ड थ्रू जो ऑप्शन है, इसको कन्वर्ट करना है एट स्ट्राइक प्राइस। तो इसको कन्वर्ट करने स्ट्राइक प्राइस कितनी थी, 1 पाउंड इक्वल टू $1.70, तो उससे मैंने कन्वर्ट किया इसको, तो ये अमाउंट माइनस कर देंगे तो आपको अनकवर्ड अमाउंट मिल जाएगा जो कि $3647। इसके लिए हम फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट कर लेंगे और फॉरवर्ड के लिए आपको रेट दे रखे क्वेश्चन में, वो अपन देखेंगे। लास्ट फाइनल स्टेप जिससे आपका फाइनल पेमेंट पता चलेगा, सबसे पहले प्रीमियम पता कर लें। प्रीमियम देखो कैसे पता करेंगे, आप ये देखो लोट साइज कंपनी की होम करेंसी में है या नहीं है। लोट साइज किसके अंदर है, पाउंड के अंदर, और कंपनी की होम करेंसी भी क्या है, पाउंड, यानी नंबर ऑफ लॉट मल्टीप्लाई बाय लोट साइज मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम अमाउंट। ये करने से प्रीमियम तो आएगा पर दूसरी करेंसी में आएगा, मुझे खुद की करेंसी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा एट बिगिनिंग स्पॉट रेट। क्लियर, तो नंबर ऑफ लॉट 17 मल्टीप्लाई बाय लोट साइज 12,500 पाउंड मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम अमाउंट। कौन सा लेंगे प्रीमियम, पुट ऑप्शन हमने बाय करने का डिसीजन लिया है, तो पुट का प्रीमियम कितना है, ये $0.096, तो इससे आपने मल्टीप्लाई किया, ये आपका किस में आया, डॉलर के अंदर, जो आपकी फॉरेन करेंसी है। मैंने पहले ही बोला था दूसरी करेंसी में आएगा। इसको कन्वर्ट करना है, मुझे इतना प्रीमियम पे करना है, ये डॉलर में प्रीमियम पे करना है, यानी मुझे डीलर से डॉलर बाय करने हैं, तभी तो मैं उसे प्रीमियम पे कर पाऊंगा। जीरो टाइम पे करना है तो जीरो टाइम, स्पॉट रेट देख लो डॉलर बाय करने की, स्पॉट रेट देख लो डॉलर बाय करने की, ये रही स्पॉट रेट। डॉलर मुझे बाय करना है, यानी मुझे पाउंड सेल करना है, पाउंड सेल करना है, तो पाउंड बेस करेंसी इसको सेल करूंगा तो कम से कम में होगा, तो कम से कम वाली रेट है 1.5617। ये सारी चीज़ें बेसिक के अंदर है, कौन सी रेट कैसे सेलेक्ट करते हो वो बेसिक वाला, वो पूरा रिवीजन वीडियो उसके लिए फॉरेक्स का सुन लेना, इसीलिए मैंने बार बार बोला आपको। तो 1.5617 की रेट से आप कन्वर्ट कर लीजिए, ये मैंने कन्वर्ट किया, तो ये आपका प्रीमियम अमाउंट आ गया पाउंड के अंदर। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्ट लेंगे प्रीमियम पर, प्रीमियम का अमाउंट मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट, पाउंड पर इंटरेस्ट रेट जो भी लग रही है बोरोइंग की 6/12 6 मंथ्स का, ये लेंगे। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना आईसीए ने इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम चार्ज नहीं किया है, पर सॉल्यूशन में इन्होंने लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम भी कंसीडर किया जा सकता है। अगर ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बिना इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम के भी आप कर सकते हैं। मैंने क्लास में करवाया था, तब भी मैंने लिखा था, ये कैलकुलेट करना भूल गया था आईसीआई, इसलिए उन्होंने नोट दिया था इस सॉल्यूशन के अंदर, ये वाला सेम क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद देखो पेमेंट ऑफ कवर्ड अमाउंट कैसे होगा, ऑप्शन एक्सरसाइज करें या नहीं करें, सर मैच्योरिटी पे स्पॉट रेट नहीं दे रखी, तो हम अज्यूम करेंगे ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं। लोट साइज कंपनी की होम करेंसी में है या नहीं है, सर लोट साइज पाउंड में है, कंपनी की होम करेंसी भी पाउंड है, होम करेंसी के अंदर है, तो कैसे आ रहा था आपका पेमेंट ऑफ कवर्ड अमाउंट, नंबर ऑफ लॉट मल्टीप्लाई बाय लोट साइज, बस इतना तक करना, नंबर ऑफ लॉट मल्टीप्लाई बाय लोट साइज, पेमेंट ऑफ कवर्ड अमाउंट आ गया। पेमेंट ऑफ अनकवर्ड अमाउंट जो $3647 था, इसके लिए फॉरवर्ड पे पेमेंट करेंगे, तो फॉरवर्ड रेट देख लो डॉलर बाय करने की, तो फॉरवर्ड रेट देख लेता हूँ मैं डॉलर बाय करने की, तो फॉरवर्ड रेट ये रही, डॉलर बाय करने हैं यानी पाउंड सेल करना है, बेस करेंसी को सेल करूंगा तो मैं कम से कम पे सेल होगी, यानी 1.5455 की रेट, तो 1.5455 की रेट से $3647 को कन्वर्ट कर लिया, तो ये आपका आ गया पेमेंट ऑफ अनकवर्ड अमाउंट एट फॉरवर्ड रेट। टोटल पेमेंट क्या आएगा इन चारों चीज़ों का, प्रीमियम, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन प्रीमियम, पेमेंट ऑफ कवर्ड अमाउंट, पेमेंट ऑफ अनकवर्ड अमाउंट, इनका टोटल कर लीजिए, ये आपका टोटल अमाउंट आएगा। ठीक है, ये विदाउट इंटरेस्ट मैंने बताया क्योंकि सही क्वेश्चन में आईसीआई ने इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया हुआ है, वो भूल चुका था, इसलिए उन्होंने एक नोट दिया था। इसी के साथ पूरा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको रिवाइज करवा दिया विद एग्जांपल, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे फॉरेक्स के वो सारे रिवाइज करवा दिए मैंने। फेट ऑफ फॉरवर्ड के लिए रिवीजन वीडियो, पूरा फॉरेक्स का तो पूरा रिवीजन वीडियो सुनना है आपको। फेट ऑफ फॉरवर्ड वहाँ पे पूरा डिटेल्ड क्वेश्चन के साथ समझाया मैंने, ठीक है, तो वो रिवीजन वीडियो आप सुन लेना। क्लियर, कोई डाउट है तो आप बता दीजिए। फॉरेक्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं, रिवीजन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक का था फॉरेक्स का रिवीजन मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। फॉरेक्स का रिवीजन अपन कंप्लीट कर चुके हैं, कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए। कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो, या फिर समझ में आ गया तो वो भी बता दीजिए। समझ में आ गया वो भी बता दीजिए। समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को, क्योंकि 500 600 700 लोग लाइव बैठे हैं और वीडियो पे लाइक अभी तक 300 ही हुए हैं। बताओ, तो क्या पता मैं पिछले 1 घंटे से सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूँ सब कुछ और आपको कुछ ऊपर से जा रहा हो आपके, क्या ऐसा तो नहीं है? ओ सर समझ आ गया सर, एकदम बढ़िया से, चलो बढ़िया है, समझ आ गया तो
ओसम सर, ऑल अंडरस्टूड, सब बढ़िया है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखो फटाफट से सिक्योरिटी वैल्यूएशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज कर लेते हैं अब अपन। सिक्योरिटी वैल्यूएशन में आप सिक्योरिटी वैल्यूएशन या अपन एसएफएम की बात करें, एसएफएम में बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं ना, उनमें आपको अगर प्रेजेंट वैल्यू करना आ गया ना, प्रेजेंट वैल्यू जो आपने इंटरमीडिएट में सीखा है, तो सारे चैप्टर्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाते हैं। सब कुछ प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर है। तो प्रेजेंट वैल्यू का थोड़ा सा बेसिक मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? देखो फ्यूचर वैल्यू क्या होती है? आज मैं कहीं पे 100 रुपये इन्वेस्ट करूँ, एक साल बाद मुझे विद इंटरेस्ट क्या मिलेंगे, वही फ्यूचर वैल्यू यानी प्रिंसिपल अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट 1 + r की पावर t। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी यानी प्रिंसिपल अमाउंट कैसे आएगा? फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 + r की पावर t, उसी फॉर्मूला से बन जाएगा। यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना, आप जैसे बैंक में पैसा जमा कराते हैं उसका प्रिंसिपल अमाउंट, या लोन लेते हैं तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट, उसे ही अपन एसएफएम की लैंग्वेज में प्रेजेंट वैल्यू बोल रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू यानी ऐसी वैल्यू जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, जीरो टाइम की वैल्यू। तो ये कैसे निकालेंगे? मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कैश फ्लो दे रखे हैं अलग अलग साल के, सब 10 साल के दे रखे हैं और 10 साल के पूरे कैश फ्लो अलग अलग हैं। तो आप हर साल का पीवी फैक्टर निकाल लीजिए और उस पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पीवी फैक्टर कैसे आता है? देखो पीवी फैक्टर आता है 1 / 1 + r करने से। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं जो बहुत सारे बच्चे एग्जाम में गलत करके आते हैं, सिर्फ एक कंसेप्चुअल एरर की वजह से। 1 + 1 / 1 + r होता है आपका पीवी फैक्टर। मान लीजिए मेरी 10% डिस्काउंटिंग रेट है और फर्स्ट ईयर का मैं आपसे पीवी फैक्टर पूछूं तो आप क्या करेंगे? 1 / 1.10, यह आएगा 0.909। अगर आपने 0.909 यानी इसको सॉल्व करके जो फिगर निकाल लिया वो होगा मेरा पीवी फैक्टर 0.909। अब अगर आपने पीवी फैक्टर निकाल लिया तो आपको डायरेक्टली कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। और अगर आपने वो नहीं निकाला तो आप ऐसे भी कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट मान लो मुझे 1000 रुपये मिलने वाले हैं एक साल बाद, तो वो क्या करते हैं, ये 0.909 को हम कैसे लिखते हैं? जो कैश फ्लो होता है उसको डिवाइड में लिखते हैं 1 + r, डिवाइड में लिखते हैं हम 1 + r, यानी एक बार के लिए r में अज्यूम कर लेता हूँ 10%, 0.10 इसकी पावर 1। इस तरीके से हम क्वेश्चन में लिखते हैं। तो जल्दबाजी में क्या होता है, हम सोचते हैं पीवी फैक्टर ऐसे निकालते हैं 0.909, ये डिवाइड में लिखा हुआ है देखो पीवी फैक्टर का, तो 1000 से डिवाइड करके आ जाता है। ऐसा नहीं होता है। अगर आप पीवी फैक्टर निकाल लेते हैं तो कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करिए। लेकिन अगर आप इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो 1000 में केवल डिवाइड में ये है, 1 डिवाइडेड बाई नहीं कर रहे, अब आप 1000 डिवाइडेड बाई डायरेक्टली कर रहे हैं। 1 की जगह आपने कैश फ्लो को ही रिप्लेस कर दिया, डायरेक्ट आपका अमाउंट आएगा। 1000 डिवाइडेड बाई 1.10 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। 1000 डिवाइडेड बाई 1.10 कर लीजिए, या फिर 1000 को आप 0.909 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों से सेम आंसर आएगा। ये ध्यान रखना, एग्जाम में जल्दबाजी में गलती होती है। बहुत बच्चे मैसेज करते हैं बार बार, सर एग्जाम में ऐसे गलती हो गई, या फिर ये समझ में नहीं आई ये वाली चीज़, इसलिए मैंने बताई है। तो अलग अलग कैश फ्लो है तो अलग अलग पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए उस रेस्पेक्टिव ईयर के। कैश फ्लो आपको जिंदगी भर से मिलने वाले, मतलब कुछ टाइम तक आपको मान लो बोल दिया गया 5 साल तक आपको 1000 रुपीज़ के कैश फ्लो मिलेंगे। हर 5 साल तक हर साल आपको 1000 के मिलेंगे। तो आप पीवी ऑफ एन्युटी निकाल सकते हैं, पीवी एएफ निकाल सकते हैं, उससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। फिर टेबल बना के भी सेम आंसर आएगा, पीवी एएफ से भी सेम आंसर आएगा। आपको परपेचुअल कैश फ्लो बोल दिया, जिंदगी भर ये पैसा मिलता रहेगा, तो आप कैश फ्लो ले लीजिए जो जिंदगी भर मिलेगा, उसको डिवाइड बाय डिस्काउंटिंग रेट कर दीजिए, आपको पीवी अमाउंट मिल जाएगा। इसके बाद देखिए एक केस हो सकता है आपको अनइवन कैश फ्लो मिलेगा कुछ टाइम तक, उसके बाद आपको बोला कि जिंदगी भर ये पैसा मिलता रहेगा। जैसे ईयर 1, 2, 3 में आपको इतना इतना पैसा मिलेगा और 4th ईयर ऑनवर्ड्स जिंदगी भर आपको 7,000 रुपए पर एनम मिलते रहेंगे। तो जो अनइवन कैश फ्लो उसको तो पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके पीवी कर लीजिए, और जो जिंदगी भर मिलेगा 4th ईयर ऑनवर्ड्स, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिंदगी भर मिलता है तो उस कैश फ्लो को ले लो डिवाइड बाय डिस्काउंटिंग रेट, तो उस कैश फ्लो को ले लो डिवाइड बाय डिस्काउंटिंग रेट किया। तो ये जो वैल्यू आएगी ना, जब ये वैल्यू आती है कब की आती है, ये ध्यान रखना हमेशा, जिस ईयर का ये कैश फ्लो होता है उससे पिछले साल की वैल्यू आती है। तो ये कब से मिलने वाला था, 4th ईयर ऑनवर्ड्स, 4th ईयर के एंड से जिंदगी भर मिलने वाला था। तो जैसे आप ये वाला पीवी करते हो ना, तो इस पीवी से वैल्यू आएगी 3rd ईयर एंड की, एक साल पीछे लेके आता है ये। तो 4th ईयर ऑनवर्ड्स 7,000 जिंदगी भर मिलने वाला था पर एनम, तो आपने इसको डिस्काउंट किया तो आ गया 70,000, यानी ये 70,000 वैल्यू कब की है, 3rd ईयर एंड की। अब इसको 3rd ईयर एंड से 0 टाइम पे लाना है मुझे, तो इसे खींच के 0 टाइम पे लाना है, तो 3rd ईयर का पीवी फैक्टर जो है उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नॉर्मली, तो ये 0 टाइम की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो जो अनइवन कैश फ्लो थे वो आपको मिलेंगे 3 साल तक, और एक ये जो वैल्यू आपने निकाली, तो इन चारों का टोटल कर लेंगे, आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद अनइवन कैश फ्लो आपको मिलेंगे कुछ टाइम तक, उसके बाद जिंदगी भर आपको पैसा मिलता रहेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर फिक्स ग्रोथ रेट से वो ग्रो करता रहेगा, एक पर्टिकुलर फिक्स ग्रोथ रेट से वो ग्रो करता रहेगा। जिंदगी भर मिलेगा लेकिन एक ग्रोथ रेट के साथ मिलेगा। तो उस केस में देखो जो अनइवन कैश फ्लो है उनको तो पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके पीवी कर लीजिए। जो जिंदगी भर आपको मिलने वाला है विद ग्रोथ रेट, तो आप उसमें क्या करिए कि आपको जो पैसा मिलेगा, मान लो इस क्वेश्चन में आपको बोला 3rd ईयर तक ये मिलेगा, 3rd ईयर बाद जो भी कैश फ्लो होगा वो 88% से पर एनम 4th ईयर ऑनवर्ड्स जिंदगी भर ग्रो करता रहेगा। तो पहले 4th ईयर का कैश फ्लो पता करिए, 4th ईयर कितना मिलेगा,
कैश फ्लो जो थर्ड ईयर में मिला था प्लस उसमें 8%, तो थर्ड ईयर का 5000 प्लस 8%, 1 + 8 ब्रैकेट में लिखते हैं अपन, इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसमें बताने की जरूरत अब मुझे नहीं है। तो ये कैश फ्लो फोर्थ ईयर का आ गया। डिस्काउंट कैसे करते हैं जिंदगी भर वाले कैश फ्लो को? डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग रेट। लेकिन जब ग्रोथ रेट होती है उसके अंदर तो आप करते हैं डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग रेट में माइनस करते हैं ग्रोथ रेट, KO माइनस ग्रोथ रेट या KE माइनस ग्रोथ रेट, जो भी आपकी डिस्काउंटिंग रेट है, ठीक है, वो आप कर देते हैं, तो आपको ये टर्मिनल वैल्यू का पीवी मिल जाता है। ये कब का मिलेगा? फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स का था ये, तो ये कब की वैल्यू देगा? थर्ड ईयर एंड की। तो ये थर्ड ईयर एंड की वैल्यू दे रहा है, इसे 0 टाइम पे लाना है तो थर्ड ईयर के पीवी फैक्टर से आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको थर्ड ईयर एंड की वैल्यू मिल जाएगी। इन पीवी का और ये वाली जो पीवी है इन चारों का टोटल कर लेंगे तो आपको टोटल प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जो आपको समझ में आना जरूरी है। पूरी एसएफएम में बाकी सब इसी के ऊपर बेस है। अगर ये क्लियर है ना तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो आप प्रेजेंट वैल्यू करके दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखो एक होती है रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी। रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी जो होती है वो CAPM अप्रोच से निकलती है। इसका फॉर्मूला होता है RF + बीटा RM - RF, आपको मालूम होता है। इसके बाद आगे देखो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स बता रहा हूँ जो सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर में काम में आएंगे, वो स्पेसिफिक चीजें बता रहा हूँ अभी फिलहाल। इसके बाद एक और चीज होती है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी में, इसलिए मैंने बताया रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी CAPM से निकलती है और रिटर्न ऑन इक्विटी एक्चुअल रिटर्न होती है, जिसे अर्निंग यील्ड भी बोलते हैं, कि कंपनी जो है वो अपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना कमा के दे रही है, वो होती है ROE। ये कैसे निकलती है? इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग ले लीजिए, वो कैसे आती है? पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होती है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, या फिर आप टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज कर देंगे तो भी नेटवर्थ आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई बाय 100 करके ROE आप परसेंटेज में निकाल सकते हैं अगर कभी ROE आपसे पूछी जाए तो। क्लियर। इसके बाद आपको दे रखी है ROE EPS डिवाइडेड बाय BVPS मल्टीप्लाई बाय 100 करके भी निकाली जा सकती है। क्यों? देखो ऊपर अर्निंग्स इक्विटी शेयर होल्डर्स की थी, उसको पर शेयर करेंगे तो उसे EPS बोलते हैं। नीचे नेटवर्थ थी तो नेटवर्थ को पर शेयर करेंगे तो उसे BVPS बोलते हैं, नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो इसलिए इसका फॉर्मूला EPS डिवाइडेड बाय BVPS मल्टीप्लाई बाय 100 भी हो जाता है। इसके बाद EPS और डिविडेंड पे आउट और रिटेंशन रेशियो में क्या रिलेशन होता है? EPS में से अगर आप डिविडेंड पे आउट रेशियो लेस कर देंगे तो बचा हुआ क्या? आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स। और EPS में से अगर मैं रिटेंशन रेशियो जो रिटेन कर लिया वो लेस कर दूंगा तो आपके पास बचेगा क्या? डिविडेंड। जो आपने डिविडेंड दिया होगा वो आपको मिल जाएगा। तो यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो, रिटेंशन रेशियो, इन दोनों का सम कितना होता है? 1 के बराबर होता है। 1 में से अगर आप डिविडेंड पे आउट रेशियो माइनस कर देंगे तो आपको रिटेंशन रेशियो मिल जाएगा, और 1 में से अगर रिटेंशन रेशियो माइनस कर देंगे तो डिविडेंड पे आउट रेशियो मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा हो, हमें कोई जरूरत पड़े कैलकुलेशन में तो ये काम में आएगा। इसके बाद देखो डिविडेंड रिलेटेड कुछ बातें ध्यान रखनी है। डिविडेंड वर्ड दे रखा है क्वेश्चन में केवल, तो आपको मान लेना है वो फेस वैल्यू पर है, अज्यूम कर लेना है वो फेस वैल्यू पर है। डिविडेंड यील्ड वर्ड दे रखा है यानी कंफर्म है वो मार्केट वैल्यू पर है, डिविडेंड की जो परसेंटेज है वो मार्केट वैल्यू पर है। डिविडेंड पे आउट वर्ड दे रखा है यानी डिविडेंड की जो परसेंटेज है वो अर्निंग्स के ऊपर लगानी है, अर्निंग्स के ऊपर आपको अप्लाई करनी है। इसके बाद देखिए पी रेशियो का फॉर्मूला MPS बाय EPS, ये आपको मालूम होता है। इसके बाद देखो पी रेशियो, कई बार अगर क्वेश्चन में मान लो आपसे पी रेशियो पूछा गया और आपको जरूरत है तो पी रेशियो जो है MPS बाय EPS से निकलता है, लेकिन वो डेटा ही अवेलेबल नहीं है तो आप 1 डिवाइडेड बाय ROE, 1 डिवाइडेड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी भी कर सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करके भी आप पी रेशियो निकाल सकते हैं अगर कभी जरूरत पड़े। एक क्वेश्चन है भी अपने पास ऐसा। इसके बाद देखो इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन कैसे होता है। डिविडेंड बेस मॉडल सिंपल सा है, आप देखो जो इसलिए मैंने पीवी बताया था। डिविडेंड बेस मॉडल में पहला केस है कि आपने 1 साल के लिए शेयर होल्ड किया तो क्या क्या मिलेगा आपको? 1 साल के एंड में आपको डिविडेंड मिलेगा एक तो, और वो शेयर बेचोगे तो उसकी प्राइस मिलेगी। तो P0 यानी 0 टाइम की प्राइस कैसे आएगी? D1 को पीवी कर लो जो 1 साल के एंड में मिलेगा, D1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE, KE मेरा डिस्काउंटिंग रेट का काम करेगी की पावर 1, प्लस फर्स्ट ईयर के एंड में एक और चीज मिलेगी प्राइस 1, P1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE की पावर 1। अगर मैं 1 साल में बेच देता हूं तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। क्लियर। अब इसके बाद देखो D0 D1 में बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो वो मैं बता देता हूं क्या है। D0 जिस दिन आप डिसीजन ले रहे हो, जिस दिन आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो प्राइस की, उस दिन तक ऑन और बिफोर दैट डेट अगर कोई डिविडेंड आपने दिया है तो वो होता है D0, और डिसीजन मेकिंग की डेट के बाद, आज के दिन की डेट के बाद जो भी डिविडेंड पे होगा उसे D1 बोलते हैं। ठीक है। अब एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करें? क्वेश्चन में अगर डिविडेंड पेड या डिविडेंड पेड वर्डिंग मिलती है, डिविडेंड पेड या डिविडेंड पेड वर्डिंग मिलती है तो हमेशा इसे उसे D0 अज्यूम करता है। इसके बाद अगर क्वेश्चन में आपको टू बी पेड वर्डिंग मिलती है, डिविडेंड टू बी पेड, या फिर एक्सपेक्टेड डिविडेंड वर्डिंग मिलती है, या फिर करंट डिविडेंड वर्डिंग मिलती है, या प्रेजेंट डिविडेंड वर्डिंग मिलती है, इन चारों में से कोई भी वर्डिंग मिलती है तो आपको उसको D1 अज्यूम करना है। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोलते हैं ये D1 है ये D0 तो उसको ऐसे एज इट इज मान लेना, उसमें कुछ अपना दिमाग चलाना नहीं है एक्स्ट्रा। इसके बाद MPS और डिविडेंड यील्ड दे रखी है आपको, तो आप डिविडेंड निकाल लेंगे, MPS मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड यील्ड की परसेंटेज। तो ये डिविडेंड जो आएगा सर ये D0 होगा कि D1? हमेशा इसे D1 मानता है। ऐसे सेम EPS और डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा है तो EPS मल्टीप्लाई बाय
डिविडेंड पे आउट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, D1 ही मिलेगा। इससे जो डिविडेंड आएगा उसे भी आप D1 ही मानेंगे। बस इसमें एक एक्सेप्शन है, एक क्वेश्चन अपने पास जिसमें इनकम स्टेटमेंट बना रखा है इसी ने, इनकम स्टेटमेंट यानी P&L की इनकम है और उसमें डिविडेंड बता रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है P&L जब बना होगा, इनकम स्टेटमेंट जब बना होगा जब साल कंप्लीट हुआ होगा, यानी ये डिविडेंड, ये अर्निंग पुरानी पिछले साल की है, यानी ये डिविडेंड पे हो चुका है, तो वो D0 माना है। एक इनकम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जिसमें इनकम स्टेटमेंट बनवाता है आपसे, तो वहां पे ये माना है। अदरवाइज ईपीएस को जब भी डिविडेंड पे आउट रेशियो से ऐसे मल्टीप्लाई करता है हमेशा D1 मानता है। क्लियर, सारी असम्पशंस मैं आपको बताता जा रहा हूँ जो ऐसे फॉलो करता है। इसके बाद मल्टी होल्डिंग पीरियड है। मान लो आप एक कंपनी में पैसा लगा दिए और जिंदगी भर आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो अब उसकी वैल्यू करनी है, उसकी प्राइस पता करनी है, तो उससे कैश फ्लो क्या क्या मिलेगा, उस शेयर से आपको कैश फ्लो क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा जिंदगी भर के लिए, एनुअल कैश फ्लो फॉरएवर वाले को डिस्काउंट कैसे करते हैं, कैश फ्लो ले लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग रेट, वही क्या D1 डिवाइडेड बाय K। ठीक है, इसके बाद ऐसा बोला गया कि जो कैश फ्लो है इसमें एक पर्टिकुलर ग्रोथ रेट से ग्रो होगा, ये डिविडेंड है हर साल एक पर्टिकुलर ग्रोथ रेट से ग्रो होगा, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, D1 डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग रेट माइनस ग्रोथ रेट, D1 डिवाइडेड बाय K माइनस G। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ग्रोथ रेट क्वेश्चन में गिवन होगी, अदरवाइज आप निकाल भी सकते हैं। ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE जो अपन ने निकालना सीखा था, और ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी काम में ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल होगी वो आप काम में ले लेंगे। क्लियर, इस फॉर्मूला से आप KE भी निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूला को अगर अपन घुमाएं, आपको क्वेश्चन में P0 का डेटा दे दे, D1 दे दे और G दे दे ग्रोथ रेट, अब से KE पूछ ली जाए तो वो भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, K इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट। ठीक है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। इसके बाद 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जब वेरिएबल ग्रोथ रेट होती है। आपको बोला गया कि जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे, D0 है 4 पिछले साल तक का, ग्रोथ रेट 20% बताई फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, यानी 2 साल तक तो आपको 20% की ग्रोथ से डिविडेंड मिलेगा। इसके बाद 10% की ग्रोथ रेट से डिविडेंड जिंदगी भर मिलेगा, 10% की ग्रोथ रेट से डिविडेंड जिंदगी भर मिलेगा, ऐसा आपको बोला। KE आपको बता रखिए 15%। तो क्या करेंगे आप P0 निकालने के लिए, 2 तो अनइवन कैश फ्लो है और उसके बाद जिंदगी भर एक फिक्स ग्रोथ रेट से पैसा मिलेगा। तो पहला वाला जो कैश फ्लो है वो बताओ क्या होगा, पहला D1, तो 4 D0 था प्लस ग्रोथ रेट 20%, तो ये D1 आ जाएगा। इसको आप 1 प्लस 0.15 की पावर 1 से PV कर लेंगे। इसके बाद दूसरे ईयर का डिविडेंड बताइए, D2 कैसे आएगा, फर्स्ट ईयर का डिविडेंड 4 मल्टीप्लाई बाय 1.2, इसमें वापस 1.2 मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि ग्रोथ रेट 2 साल तक तो 20% ही है ना। ये सेकंड ईयर का D2 आ गया और इसको सेकंड ईयर के PV फैक्टर से PV से डिवाइड कर दीजिए 1 प्लस R की पावर 2 से। क्लियर, अब ये दो तो अनइवन कैश फ्लो हो गए। इसके बाद बोला गया कि 10% की ग्रोथ रेट से डिविडेंड जिंदगी भर ग्रो करता रहेगा। अब तो यानी थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स जिंदगी भर कैश फ्लो मिलेगा जो कि 10% से ग्रो होगा। यानी अब मुझे चाहिए D3 चाहिए। D3 कैसे आएगा, 4 मेरा D0 था, इसमें 1.2 किया तो D1 आया, वापस 1.2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया था, मेरा D2 आया था। अब मुझे D3 चाहिए, तो थर्ड ईयर की ग्रोथ रेट देखो क्या है, 10% बताइए जो जिंदगी भर मिलेगी अब आपको, तो 10% से ग्रो करेंगे तो ये मेरे को मिल जाएगा D3, तो ये मुझे मिल गया D3। इसको मैं क्या करूं, डिस्काउंटिंग रेट माइनस ग्रोथ रेट। डिस्काउंटिंग रेट कितनी है, 15%। ग्रोथ रेट कौन सी लगाऊं आपके बाद, ये जो पैसा है वो कौन सी रेट से ग्रो होगा, 10% वाली से, इससे आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा। ये है ग्रोथ रेट 2, इसे हम बोलते हैं G1 और इसे हम बोलते हैं G2। ठीक है, इससे आप डिस्काउंट कर दीजिए। अब ये जो D3 का टर्मिनल वैल्यू जो आया ये कब की देगा, ये थर्ड ईयर का है तो 1 साल पीछे लेके आता है, यानी D2 की देगा। तो अब मुझे इसे 0 टाइम पे लाना होगा, 0 टाइम पे लाना होगा। ये सेकंड ईयर या एंड की मुझे दे रहा है, 0 टाइम पे लाने के लिए मुझे PV करना पड़ेगा सेकंड ईयर के PV फैक्टर से, जो कि होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R की पावर 2। ठीक है, इससे मैं PV वापस से कर दूंगा तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस तरीके से आप कर लेंगे। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोल दे कि 2 साल तक तो ऐसे डिविडेंड आपको मिलेगा, ग्रो करता रहेगा, और सेकंड ईयर एंड में आपको प्राइस मिल जाएगी 350 की। यानी जो ये टर्मिनल वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी थी ना, ये इन्होंने खुद ने कैलकुलेट करके दे दी प्राइस के नाम से। आपको बोला सेकंड ईयर एंड तक ये डिविडेंड मिलेगा 20% की ग्रोथ रेट से, और सेकंड ईयर के एंड में 350 रुपये की प्राइस हो जाएगी जो आपको मिल जाएगी। बस, तो फर्स्ट ईयर का डिविडेंड को PV कर लो, सेकंड ईयर के डिविडेंड को PV कर लो, और सेकंड ईयर एंड में जो प्राइस मिलेगी उसे PV कर लो डायरेक्टली। इसमें कुछ आपको जिंदगी भर मिलना ही नहीं है, डायरेक्ट प्राइस कैलकुलेट करके आपको दे दी गई है। क्लियर, ये काम का नहीं है। अब इसके बाद अर्निंग बेस मॉडल में EPS डिवाइडेड बाय KE माइनस G हो जाएगा, फालतू है। P रेशियो मॉडल में क्या होगा, MPS बाई EPS होता है। P रेशियो का फॉर्मूला होता है MPS ही तो प्राइस होती है, वो निकालनी होगी तो कैसे निकाल लोगे, P रेशियो मल्टीप्लाई बाई EPS। इसके बाद ये देख लो एक्चुअल यील्ड और एक्सपेक्टेड यील्ड अप्रोच। इस अप्रोच पे एक क्वेश्चन है और अच्छा खासा क्वेश्चन है, हो सकता है वो आ जाए, कई टाइम से आया नहीं है। इस अप्रोच से एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड यील्ड बेस्ड मॉडल से आप वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे। एक्चुअल यील्ड की परसेंटेज ले लीजिए डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड की परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय पेड वैल्यू ऑफ शेयर। एक्चुअल यील्ड की परसेंटेज डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड की परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय पेड वैल्यू ऑफ शेयर। एक्चुअल यील्ड क्या होती है
जो एक्चुअल में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बांट रही है, यानी डिविडेंड, एक्चुअल में जो डिविडेंड दे रही है वो कैसे निकालेंगे? यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। यील्ड ऑन इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगी एक्चुअल यील्ड। एक्सपेक्टेड यील्ड क्या होगी? यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, जो हम केई ले रहे थे ना, जो केई ले रहे थे जिससे डिस्काउंट कर रहे थे, केई क्या होती है? रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी जो सीएपीएम से निकलती है, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी, वो क्वेश्चन में गिवन होगी आपको। क्वेश्चन में मान लो आपको रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी भी दे रखी है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी दे रखी है, आपको कौन सी काम में लेनी है? रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी। हमेशा ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, क्वेश्चन में ऐसा कंफ्यूज कर सकता है। हमें चाहिए होती है कि जो डिस्काउंटिंग रेट होती है वो होती है इसमें रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी, जब इक्विटी का वैल्यूएशन कर रहे हैं, या फिर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से दे देगा या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से दे देगा, तो उससे आप डिस्काउंट करते हैं हमेशा। तो एक्सपेक्टेड यील्ड परसेंट क्या होती है? वही डिस्काउंटिंग रेट। एक्सपेक्टेड यील्ड परसेंट यानी डिस्काउंटिंग रेट, यानी मार्केट में नॉर्मली क्या रिटर्न मिल रही है, मार्केट में नॉर्मली क्या रिटर्न मिल रही है, उसमें आप अपना रिस्क प्रीमियम का एडजस्टमेंट कर दीजिए। आपकी मार्केट से रिस्क ज्यादा है तो यानी रिस्क प्रीमियम आपको ऐड करना है, मार्केट से आपकी रिस्क कम है तो आपको लेस करना है रिस्क प्रीमियम, तो आपको एक फाइनल रेट मिल जाएगी। तो ये रिस्क प्रीमियम ऐड करने के लिए इस तरीके का एक क्वेश्चन है जिसमें कुछ रेशियोज दे रखे हैं, वो रेशियोज आप कैलकुलेट करते हैं, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि रिस्क प्रीमियम है या नहीं है। उसमें पहला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो क्वेश्चन में ही बोला हुआ, पूरे क्वेश्चन में सब कुछ डेटा दे रखा है, क्या क्या आपको कैलकुलेट करके बताना है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे निकालते हैं? EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, और ये जितना ज्यादा होता है उतना बेनिफिशियल है। यानी अगर मेरा रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मार्केट के कंपैरिजन में ज्यादा होगा तो यानी मेरी रिस्क कम है, क्योंकि ये जितना ज्यादा होता है उतना बेनिफिशियल होता है। इसके बाद फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज रेशियो। फिक्स्ड इंटरेस्ट और फिक्स्ड डिविडेंड कवर कौन करेगा? पैट प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड और इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड और इंटरेस्ट। फिक्स्ड डिविडेंड प्रेफरेंस का ही तो होता है, इसलिए पैट प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, और ये भी जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। इसके बाद कैपिटल गियरिंग रेशियो, ये होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फंड्स डिवाइडेड बाय वेरिएबल फंड्स। फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फंड्स कौन से होते हैं? एक तो डिबेंचर्स और एक आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और वेरिएबल में क्या आएगा? डिवाइड में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ रिजर्व एंड सरप्लस आएगा ही आएगा इसके अंदर, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, इससे आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो आएगा, और ये रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना बेकार होता है, जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा हमारे पास रिस्क है। यानी मार्केट का कैपिटल गियरिंग रेशियो मान लो 1 है और मेरा 1.2 आया है, यानी 0.2 की मेरे पास रिस्क ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्क प्रीमियम का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, रिस्क प्रीमियम बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी जो आपके एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगे। इसके बाद गॉर्डन्स मॉडल, जिस पे ज़्यादा कुछ अपने पास है नहीं, ये नॉर्मल मॉडल ही एक तरीके से। इसमें क्या करता है गॉर्डन? EPS 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई KE माइनस बी, कुछ भी नहीं है, D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस जी। EPS 1 माइनस बी, बी का मतलब है रिटेंशन रेशियो, तो EPS 1 माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा? डिविडेंड डिवाइडेड बाई KE माइनस BR, बी का मतलब रिटेंशन रेशियो और R का मतलब है ROE। रिटेंशन रेशियो और ROE को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी? ग्रोथ रेट। तो अल्टीमेटली यही फॉर्मूला है जो गॉर्डन ने घुमा फिरा के लिख दिया। गॉर्डन ने ज़्यादा इसको बेचारे को बढ़ाई लेनी थी मार्केट में, तो बेचारे ने घुमाया फॉर्मूला को, फिर लिखा। इसके बाद वोल्टर्स मॉडल। वोल्टर्स मॉडल का क्या फॉर्मूला है ये ध्यान रख लीजिए, कभी क्वेश्चन आ जाए तो इस पे भी, क्योंकि इस पे भी अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है। डिविडेंड प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन इक्विटी डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी R डिवाइडेड बाय KE। D प्लस E माइनस D मल्टीप्लाई बाय R बाई KE डिवाइडेड बाय KE। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, वोल्टर्स का कोई भी क्वेश्चन आए तो ये लगा देना। इसके बाद देखो कैश फ्लो बेस मॉडल। कैश फ्लो बेस मॉडल के लिए आपको FCFF और FCFE, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी, जिसके लिए भी पूछा जाए उसके लिए निकाल सकते हैं। आपको अगर फर्म की वैल्यू निकालनी है तो आपको FCFF काम में लेना है, और अगर आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है तो FCFE काम में लेना है आपको। FCFF यानी फर्म की वैल्यू, यानी फर्म की वैल्यू निकालते हैं जब अपन डेट, इक्विटी और प्रेफरेंस तीनों को ओनर बना देते हैं, कैसे निकालेंगे FCFF? इनकम ले लेंगे जो भी सेल्स वगैरह आ रही है उसमें, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे लेस कर देंगे, EBIT आ जाएगा। डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे आपका EBDIT आ जाएगा, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, EBIT आ जाएगा। EBIT में से क्या लेस करें? कुछ बच्चे बोलेंगे इंटरेस्ट लेस करें, कभी भी लेस नहीं करना। जब भी FCFF निकालेंगे तो इंटरेस्ट लेस नहीं करेंगे, लॉजिक आप रिवीजन वीडियो में सुन सकते हैं, अभी काम का नहीं है आपका लॉजिक। EBIT में से कभी भी इंटरेस्ट लेस नहीं करना है, FCFF के लिए लेस करेंगे डायरेक्टली टैक्स, वो भी किसको है? EBIT पे। EBIT पे टैक्स निकालेंगे, वो लेस करेंगे, तो आपका आ जाएगा नो पैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें आप डेप्रिसिएशन एड बैक कर दीजिए, क्योंकि नॉन कैश आइटम है, कोई अदर नॉन कैश आइटम हो तो वो भी एड बैक कर देना, पर ICAI ने आज तक ऐसा कुछ नहीं दिया है। इसके बाद आपको एड या लेस करना पड़ेगा चेंज इन फिक्स्ड एसेट्स या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट। इसमें भी बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इसमें मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूं। देखो फिक्स एसेट का आपको अमाउंट दे रखा है बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट का फिक्स एसेट का अमाउंट दे रखा है, पिछले साल था 150 और अब की बार हो गया 200, यानी 50 रुपए से बढ़ गया, यानी 50 रुपए की आपने फिक्स एसेट इंकर करी होगी, खर्चा किया होगा
50 रुपये का, ये मान लेता हूँ डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं लग रहा है एक बार के लिए। तो पिछली बार की बैलेंस शीट में 150 आ रहा है और अब की बार की में 200 रुपये आ रहा है, यानी 50 रुपीज़ का आपने एक्स्ट्रा एक्सपेंस करा होगा तो वो आप लेस कर दीजिए। और पिछली बार की बैलेंस शीट में 150 आ रहा है और अब की बार की में फिक्स एसेट का अमाउंट 100 दिख रहा है, तो 50 रुपीज़ की फिक्स एसेट हमने बेच दी होगी तो ऐड कर दीजिए। क्लियर। लेकिन आपको क्वेश्चन में कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट दे रखा है, बैलेंस शीट का डेटा नहीं दे रखा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी फिक्स एसेट पे हमने कितना खर्चा किया डायरेक्टली वो अमाउंट दिया है, इसमें आपको चेंज नहीं लेना, इसमें डायरेक्ट अमाउंट लेना है। इसमें बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इसमें मैंने डिटेल में वापस से बताया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर नाम दे रखा है तो डायरेक्टली यानी पूरा खर्चा दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना किया, वो टोटल अमाउंट को आपको लेस करना है। क्लियर। इसके बाद चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो भी हो रहा है वो आपको एड या लेस कर देना है। वर्किंग कैपिटल में एक्स्ट्रा पैसा लगा रहे हो तो लेस करना है, वर्किंग कैपिटल में पैसा निकाल रहे हो तो पैसा आ रहा है अपने पास, ऐड कर लेना है। FCFF आ जाएगा, FCFF यानी फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म। तो इससे हम पीवी करेंगे किस रेट से, डिस्काउंटिंग रेट क्या लें। जब कैश फ्लो फर्म का है तो डिस्काउंटिंग रेट भी फर्म की होनी चाहिए। फर्म की यानी डेट इक्विटी प्रेफरेंस, सबकी डिस्काउंटिंग रेट को हम बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO, ठीक है, जो आपको निकालनी आती होगी। तो उससे हम वैल्यू फॉर्म निकालेंगे FCFF डिवाइडेड बाय KO माइनस G, अगर जिंदगी भर मिल रहा है या पर्टिकुलर ईयर का दे रखा है तो वैसे ही जैसे पीवी करते हैं नॉर्मली। इसके बाद FCFE अप्रोच से कैसे आएगा, देखो FCFE अप्रोच, इनकम लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस EBDIT लेस डिप्रिसिएशन EBIT आ गया। अब इंटरेस्ट लेस करे क्या, FCFE क्या बोलते हैं, केवल इक्विटी की वैल्यू निकालनी है, इक्विटी को ओनर मानना है, यानी बाकी सब लोगों का पैसा हटाते जाओ, यानी डेट का इंटरेस्ट यहाँ पे लेस होगा अब इसके अंदर। तो आपका EBT आएगा, EBT पे नॉर्मल टैक्स लेस हो जाएगा, EAT आएगा। अब देखो प्रेफरेंस का कोई डिविडेंड है वो लेस कर दो, प्रेफरेंस का कोई रीपेमेंट है वो लेस कर दो, डेट का कोई रीपेमेंट है वो लेस कर दो। इसके बाद आपने जो डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है वो ऐड करना है, चेंज इन फिक्स एसेट या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड लेस करना है और चेंज इन वर्किंग कैपिटल ऐड लेस करना है। लेकिन ये डेप्रिसिएशन, फिक्स एसेट और वर्किंग कैपिटल, इन तीनों में केवल अपन शेयर लेंगे इक्विटी का, क्योंकि इक्विटी अपना शेयर ही भुगतेगा। यहाँ पे वो बोलेगा जब मेरी वैल्यू निकाल रहा हूँ तो जो कैश है उसमें मैं केवल अपना शेयर भुगतूंगा। डेट वाले अपना भुगते हैं, प्रेफरेंस अपना भुगते हैं, तो वो केवल अपना शेयर लेता है, ओनली शेयर ऑफ इक्विटी पोर्शन लेना आपको। FCFE मिल जाएगा, इसको आप डिस्काउंट कर लेंगे KE से तो आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाएगी। क्लियर। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं अपन अपना वैल्यूएशन ऑफ राइट। वैल्यूएशन ऑफ राइट पे बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए इस वजह से मैंने इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताया, तो इसको एक बार मैं आपको समझा देता हूँ वैल्यूएशन ऑफ राइट को। देखो वैल्यूएशन ऑफ राइट यानी राइट शेयर कंपनी जब इशू करती है अपने शेयर होल्डर्स को, तो उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो उसमें एक चीज़ तो पूछ ली जाती है आपसे, थियरिटिकल एक्स राइट वैल्यू या एक्स राइट प्राइस, कि राइट कंप्लीट होने के बाद क्या मार्केट में प्राइस हो जाएगी। तो वो कैसे निकलती है, एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस राइट इशू प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ राइट शेयर डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स। इसके बाद सेकंड चीज आपसे पूछी जाती है इस तरीके के क्वेश्चन में, थियरिटिकल वैल्यू पर राइट शेयर। एक राइट शेयर की वैल्यू कितनी है या फिर वैल्यू ऑफ राइट भी से बोल देते हैं। ये कैसे निकालते हैं, एक्स राइट प्राइस माइनस राइट इशू प्राइस, एक्स राइट प्राइस माइनस राइट इशू प्राइस, ये होती है आपकी वैल्यू ऑफ राइट। इसके बाद आपसे कई बार इस क्वेश्चन में पूछा जाता है वैल्यू पर ओरिजिनल शेयर, वैल्यू पर ओरिजिनल शेयर, हर वर्डिंग को ध्यान रखना है। वैल्यू पर राइट शेयर या वैल्यू ऑफ राइट पूछे तो जो मैंने सेकंड अभी कैलकुलेशन बताई वो, और अगर वैल्यू पर ओरिजिनल शेयर पूछे तो कैसे निकालेंगे आप, जो वैल्यू पर राइट शेयर निकाली अभी मैंने आपको बताया, वैल्यू पर राइट शेयर कैसे निकालते हैं, एक्स राइट प्राइस माइनस राइट इशू प्राइस। इसको आपको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ओरिजिनल शेयर रिक्वायर्ड टू बाय वन राइट शेयर, नंबर ऑफ ओरिजिनल शेयर रिक्वायर्ड टू बाय वन राइट शेयर। एक एग्जांपल से बता देता हूं, मान लीजिए एक्स राइट प्राइस है 50, मैंने राइट इशू में अपने शेयर होल्डर्स को बोला आप 40 में एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो वो राइट इशू प्राइस है वो है 40, तो ये तो हो गई मेरी वैल्यू ऑफ राइट। लेकिन अब मुझे निकालनी है वैल्यू पर ओरिजिनल शेयर, ये मेरे से क्वेश्चन में पूछे गए, ये कैसे निकालूंगा, इसको आप डिवाइड करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ राइट को आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि एक राइट शेयर लेने के लिए मेरे को ओरिजिनल शेयर कितने जरूरत है। मान लो कंपनी ने बोला कि राइट शेयर हम देंगे 1:4 के रेशियो में, इसका मतलब क्या है, जिनके पास 4 शेयर्स हैं उनको एक राइट शेयर मिल सकता है, जिनके पास 4 शेयर्स हैं उनको एक राइट शेयर मिल सकता है। तो यानी ओरिजिनल शेयर कितने चाहिए, मुझे 4 चाहिए एक राइट शेयर बाय करने के लिए, तो उससे आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ओरिजिनल शेयर रिक्वायर्ड टू बाय वन राइट शेयर, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर कंपनी ने बोला 1:3 के रेशियो में देंगे, यानी मेरे को 3 ओरिजिनल शेयर चाहिए एक राइट शेयर बाय करने के लिए, यानी 3 से डिवाइड करूंगा, जो भी होगा ये ठीक है। तो थियोरेटिकल वैल्यू पर ओरिजिनल शेयर आपकी आ जाएगी। इसके बाद राइट इशू वाले केस में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि राइट इशू के कारण शेयर होल्डर की वेल्थ पर, शेयर होल्डर की जो टोटल वेल्थ है उस पर क्या इफेक्ट आएगा अगर शेयर होल्डर राइट इशू को एक्सरसाइज कर लेता है। तो अगर शेयर होल्डर राइट इशू को एक्सरसाइज कर लेता है ना, तो उसकी वेल्थ में कोई चेंज नहीं आता है। वो कैलकुलेशन करके आप कैसे दिखाएंगे, भैया राइट इशू से पहले उसकी वेल्थ क्या थी, ओरिजिनल शेयर जो नॉर्मल उसके पास थे वो मल्टीप्लाई बाय एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस क्या थी, ये तो उसकी वैल्यू बिफोर राइट थी, टोटल उसकी वर्थ इतनी थी, उसके बाद नेट वेल्थ इतनी थी। राइट इशू के बाद उसकी वेल्थ कितनी हो जाएगी,
राइट इशू के बाद उसके बाद आप टोटल शेयर्स इंक्लूडिंग राइट शेयर ले लीजिए। क्यों? क्योंकि उसने राइट इशू एक्सरसाइज कर लिया है, राइट इशू उसने एक्सरसाइज कर लिया है, उसने राइट इशू में शेयर्स ले लिए हैं। तो टोटल शेयर्स ले लीजिए इंक्लूडिंग राइट शेयर। आफ्टर राइट इशू यही तो होगी उसकी, टोटल शेयर्स इंक्लूडिंग राइट शेयर मल्टीप्लाई बाय एक्स राइट प्राइस। राइट इशू के बाद जो प्राइस होगी जो आपने निकालना सीखा उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्लियर? लेकिन राइट इशू बाय करे होंगे तो कुछ पैसा पे भी करा होगा उसने, तो पेमेंट फॉर राइट इशू जो भी उसने किया है वो ले लीजिए। राइट शेयर जो उसने लिए हैं मल्टीप्लाई बाय राइट इशू की प्राइस, ये लेस कर दीजिए। तो ये आपको मिल जाएगा टोटल अमाउंट, उसकी जो वेल्थ होगी आफ्टर राइट क्या होगी। तो आप टोटल वेल्थ आफ्टर राइट उसकी देखेंगे या बिफोर राइट देखेंगे, दोनों सेम ही मिलेगी आपको, कोई चेंज नहीं आता वेल्थ में। ये आपको कैलकुलेशन करके दिखानी है। अगर शेयर होल्डर अपने राइट को बेच देता है तो आपको बताना है शेयर होल्डर की वेल्थ में क्या चेंज आएगा। अपने राइट जो उसको राइट मिला था उसको बेच देता है किसी और को तो भी उसकी वेल्थ में कोई चेंज नहीं आता। आप कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। बिफोर राइट क्या वैल्यू होगी, सेम वही ओरिजिनल शेयर जो उसके पास थे एग्जिस्टिंग एमपीएस से। क्लियर? आफ्टर राइट उसकी वेल्थ कितनी हो जाएगी ये बताओ। आफ्टर राइट उसकी वेल्थ कितनी हो जाएगी? आफ्टर राइट कितनी वेल्थ होगी? शेयर्स तो उतनी रहेंगे क्योंकि उसने राइट शेयर एक्सरसाइज करे नहीं है, किसी और को बेच दिया, जो राइट उसको मिला था वो किसी और को दे दिया, तो ओरिजिनल शेयर ही रहेंगे जो उसके पास थे। और अब की बार मल्टीप्लाई किससे होगा? एक्स राइट प्राइस। आफ्टर राइट जो भी प्राइस होगी मार्केट में जो आप निकालते हैं थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस उससे, और इसमें से आप ऐड करेंगे। आपने राइट बेचा है तो राइट बेचने पर मुझे कुछ पैसा मिला होगा ना, मैं शेयर होल्डर हूँ, राइट बेचने पे पैसा भी मिला होगा, तो सेल ऑफ राइट का पैसा कितना पैसा मिला होगा? राइट शेयर जो भी मैंने बेचे हैं, जो भी राइट मैंने बेचा है उसको मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू पर राइट, जो वैल्यू ऑफ राइट मैंने निकालना सिखाया था। ये जो वैल्यू ऑफ राइट निकालना अपने सीखा ना, एक्स राइट प्राइस माइनस राइट इशू प्राइस, इससे मल्टीप्लाई करना है। आप अज्यूम करते हैं इसमें हमेशा कि जो वैल्यू ऑफ राइट जो आई थी उसी पे हम बेच रहे होंगे। ठीक है, तो ये दोनों ऐड करने के बाद ये अमाउंट मिलेगा वेल्थ आफ्टर राइट, और वेल्थ बिफोर राइट इतनी थी, दोनों सेम ही आएंगी, कोई चेंज नहीं दिखेगा। लेकिन अगर शेयर होल्डर राइट इशू को इग्नोर करता है, ना एक्सरसाइज करता है, ना किसी को राइट सेल करता है, तो उस केस में उसकी वेल्थ में कोई चेंज आता है क्या? बिल्कुल। उस केस में उसकी वेल्थ डिक्लाइन हो जाती है, वेल्थ डिक्लाइन हो जाती है। वेल्थ बिफोर राइट क्या होगी? ओरिजिनल शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एग्जिस्टिंग एमपीएस। वेल्थ आफ्टर राइट क्या होगी? शेयर्स तो ओरिजिनल ही रहेंगे लेकिन मल्टीप्लाई किससे होगा? एक्स राइट प्राइस से। और हमेशा ध्यान रखना है एक्स राइट प्राइस कम होती है, एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस से हमेशा एक्स राइट प्राइस कम ही होगी। उसके पीछे सब रीजन होता है, वो अपने काम का नहीं है अभी। तो उसकी वेल्थ आप दिखाएंगे तो यहाँ पे डिक्लाइन दिखाई देगी आपको हमेशा। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू ऑफ राइट वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, राइट का वैल्यूएशन। कोई डाउट है तो बता दीजिए। वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वही प्रेफरेंस शेयर से आपको डिविडेंड मिलेगा और उसकी मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है तो वो देख लीजिए। अगर रिडीमेबल है और इरिडीमेबल है तो जिंदगी भर डिविडेंड मिलता रहेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू करनी है आपको। किससे करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो कि केपी होती है। डिबेंचर और बॉन्ड का वैल्यूएशन कैसे होगा? इरिडीमेबल है तो जिंदगी भर इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स ही आपको मिलेगा, डिवाइडेड बाई वाईटीएम कर लीजिए। ठीक है, वाईटीएम निकालनी है तो इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी? प्राइस, करंट प्राइस, कोटेड प्राइस, मार्केट प्राइस, कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी नाम से आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकती है। ठीक है, करंट प्राइस, कोटेड प्राइस, मार्केट प्राइस, किसी भी नाम से। इसके बाद देखिए वाईटीएम जो है उस अलग अलग नाम से हो सकती है। यील्ड टू मैच्योरिटी, ऑनगोइंग इंटरेस्ट रेट जो मार्केट में अभी मार्केट रेट चल रही है, सिमिलर इंटरेस्ट रेट इन मार्केट क्या चल रही है, रिक्वायर्ड रेट, ये सब दे रखी है। तो इसका मतलब समझ जाइए ये वाईटीएम है आपकी। इंटरेस्ट रेट आप जानते हैं क्या होती है? कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट। तो इस तरीके से डिबेंचर और बॉन्ड्स का वैल्यूएशन होता है अगर वो इरिडीमेबल हो। अगर रिडीमेबल हो सॉरी अगर रिडीमेबल डिबेंचर या बॉन्ड हो तो उनका वैल्यूएशन क्या होगा? रिडीमेबल होंगे तो इंटरेस्ट तो मिलेगा ही कुछ टाइम तक और रिडम्पशन पे प्रिंसिपल वैल्यू भी मिलेगी, तो उनका पीवी कर लीजिए जब तक इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, क्योंकि आपको टैक्स भी तो देना पड़ेगा इंटरेस्ट के इनकम पे, और रिडम्पशन वैल्यू जो मिलेगी उसका पीवी कर लीजिए। क्लियर? तो इस तरीके से आपका वैल्यूएशन आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस पीवी करना आपको समझना था, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम इस पर नहीं दे रहा हूँ। इसके बाद आपका अगर रिडीमेबल डिबेंचर बॉन्ड है, आपसे वैल्यू ना पूछी जाए, आपसे वाईटीएम पूछ ली जाए, तो आप दो मेथड से निकाल सकते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट सॉरी एक बार पानी पी लेता हूँ। चलिए अब देखिए वाईटीएम अगर आपसे पूछी जाए रिडीमेबल डिबेंचर या बॉन्ड के केस में तो दो मेथड से निकल सकती है, ट्रायल एंड एरर मेथड या शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड एक फॉर्मूला है, ट्रायल एंड एरर मेथड में आपको बस रेट खुद से मन से अज्यूम करके वैल्यू कैलकुलेट करते जाओ, जो करंट मार्केट प्राइस के बराबर ला दे फ्यूचर के कैश फ्लोज को, वही वाईटीएम हो जाएगी। तो इसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है कैलकुलेट करनी होती है। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम में कौन सा लगाना है, बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि एग्जाम में कौन सा मेथड लगाएं। तो देखो आईसीए कुछ क्वेश्चंस में ये फॉलो करता है, कुछ में ये। मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं उनमें केवल शॉर्टकट मेथड लगाता है वो, और अगर डिटेल क्वेश्चन में और भी चीज़ें पूछी होती हैं, ज़्यादा डिटेल में पूछा होता है क्वेश्चन, तो उसमें ट्रायल एंड एरर मेथड लगाता है। बाकी एग्जाम में जो भी कंफर्टेबल हो, टाइम देख लीजिए कितना बच रहा है उसके अकॉर्डिंग लगाना। टाइम कम बचता है तो शॉर्टकट मेथड लगा के आ जाना, अप्रोक्स उतना ही आंसर आता है। तो मार्क्स मिले नहीं मिले वो एक अलग बात है, जितने भी मिलेंगे कुछ तो मिलेंगे ही अपने को। टाइम के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है एग्जाम में, और जो आपको समझ में आए वो मेथड लगाना है।
इसके बाद देख लीजिए शॉर्टकट मेथड से कैसे कैलकुलेट होगी, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से आईटीएम निकालनी है रिडीमेबल बॉन्ड की, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, ठीक है। इंटरेस्ट कंपनी का एक्सपेंस होता है जिस पे टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू, रिडम्पशन पे कंपनी कितना पे करेगी माइनस इशू करते टाइम उसे कितना पैसा मिला था इस बॉन्ड पे, तो नेट प्रॉफिट, रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एन, एन का मतलब आज के दिन से कितने ईयर्स आउटस्टैंडिंग है इस बॉन्ड के जिसमें ये रिडीम होगा, उससे आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय पूरी इक्वेशन को जो न्यूमरेटर है उसको डिवाइड करना है आपको, रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2, यानी रिडीमेबल वैल्यू और नेट प्रोसीड के एवरेज से। तो ये आपकी आ जाएगी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वाई टर्म। अगर शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वाईटीएम निकालनी है तो सेम ही फॉर्मूला है, बस वर्डिंग चेंज हो जाएगी, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू की जगह हम काम में लेंगे नेट रिडीमेबल वैल्यू, और नेट प्रोसीड्स की जगह वर्ड हो जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है कुछ अमाउंट जीरो टाइम पर, डिवाइडेड बाय एन, और पूरे न्यूमरेटर के डिवाइड में नेट रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट क्या, जीरो टाइम पे जो इन्वेस्टर ने पैसा लगाया, इशू प्राइस या मार्केट प्राइस जो भी होगी वो होगा। नेट रिडीमेबल वैल्यू बस समझ ही लीजिए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगी, नेट रिडीमेबल वैल्यू, इन्वेस्टर को क्या होगा, मैच्योरिटी पे प्रिंसिपल वापस मिलेगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट किया था वो उसको वापस मिलेगा, तो जब वापस मिलेगा तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है, कैपिटल गेन टैक्स लगता है एज पर इनकम टैक्स, तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा तो कितने अमाउंट पे लगेगा, जो उसको पैसा मिलेगा वो माइनस जो उसने इन्वेस्ट किया होगा उतना अमाउंट। कैपिटल गेन का ये तो होता है सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये इस अमाउंट पे कैपिटल गेन लगेगा, तो इस पे कैपिटल गेन की जो भी टैक्स रेट है उससे टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए, ये अमाउंट उसको टैक्स में देना पड़ेगा, तो उसकी नेट रिडीमेबल वैल्यू क्या होगी, रिडीमेबल वैल्यू जो टोटल मिली उसमें से ये अमाउंट आपको लेस करना है, ये कैपिटल गेन का टैक्स का अमाउंट लेस करना है, ये होती है नेट रिडीमेबल वैल्यू जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करी हुई है। क्लियर, चलिए अब इसके बाद देख लीजिए कुछ नोट्स इस चैप्टर में जो आपके काम में आएंगे बॉन्ड वैल्यूएशन का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो। वाईटीएम आपकी डिस्काउंटिंग रेट होती है जो फ्यूचर के कैश फ्लो को जीरो टाइम की करंट मार्केट प्राइस के बराबर बना दे, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद क्वेश्चन के पर्पस से अगर फेस वैल्यू डिबेंचर और बॉन्ड की आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमेशा 100 अज्यूम करनी है, फेस वैल्यू डिबेंचर बॉन्ड की गिवन नहीं है तो 100 अज्यूम करनी है। क्वेश्चन में किसी भी डिबेंचर बॉन्ड की रिडम्पशन वैल्यू गिवन नहीं है और हमें जरूरत है रिडम्पशन वैल्यू की, तो आपको अज्यूम कर लेना है कि रिडम्पशन फेस वैल्यू पर ही हो रहा होगा, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पर ही हो रहा होगा, ठीक है, ये आपको अज्यूम करना है। ये दो असम्पशंस हैं जो आईसीआई लेता है। इसके बाद देख लीजिए कभी कभी क्या होता है हाफ ईयरली इंटरेस्ट बोल देगा, आपका डिबेंचर या बॉन्ड जो है उस पर आप हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करते हैं, तो ऐसे केस में जब आप वैल्यू निकालेंगे ना तो आपको सारा डेटा हाफ ईयरली कर देना। जो पीरियड्स होते हैं आप जैसे कॉलम बनाते हैं ईयर, कैश फ्लो, पीवी फैक्टर, तो यहाँ पे ईयर 1 2 3 ऐसे लिखते हैं, तो पीरियड्स भी आपको हाफ ईयरली कन्वर्ट कर देना है। हर हाफ ईयर में मिलेगा, मान लीजिए 3 साल का बॉन्ड था तो आपके पीरियड कितने हो जाएंगे, अब पहला पीरियड हो जाएगा आधे साल का, दूसरा पीरियड हो जाएगा पहले साल का, तीसरा पीरियड हो जाएगा 1.5 ईयर का, चौथा पीरियड हो जाएगा 2 ईयर्स का, पांचवा पीरियड हो जाएगा 2.5 ईयर्स तक का, और 6th पीरियड हो जाएगा आपका 3 ईयर्स तक का। ये पीरियड बनेंगे, यानी 6 पीरियड हो जाएंगे। जो ईयर्स है उनको हाफ ईयर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी हाफ ईयरली कन्वर्ट कर लीजिए, अगर 6% पर एनम है तो उसको 3% कर लीजिए। जो वाईटीएम की रेट है उसे भी हाफ ईयरली कर लीजिए, जैसे वाईटीएम की रेट अगर 10% पर एनम है तो उसे 5% कर लीजिए, और फिर आपकी वैल्यू निकाल लीजिए, सही है, सेम आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट बोल दे तो फिर आपको क्वार्टर्स में कन्वर्ट कर लेना, सब कुछ आपका आंसर मैच हो जाएगा। इसके बाद ये फालतू पॉइंट है। देन इसके बाद एक और चीज़ है फॉरवर्ड रेट का कंसेप्ट। फॉरवर्ड रेट का कंसेप्ट क्या है, आपको क्वेश्चन में दे दे फॉरवर्ड रेट, हर ईयर के लिए अलग अलग रेट, तो पहले ईयर के कैश फ्लो को आपको पहले ईयर की वाईटीएम से करना है, पहले ईयर की जो भी फॉरवर्ड रेट है। सेकंड ईयर के कैश फ्लो को फर्स्ट ईयर के लिए तो फर्स्ट वाली वाईटीएम और सेकंड के लिए सेकंड वाली वाईटीएम, ठीक है, तो यानी 2 वाईटीएम काम में आएंगी। और थर्ड ईयर के कैश फ्लो में तीनों वाईटीएम काम में आएंगी, फर्स्ट वाली भी, सेकंड वाली भी, थर्ड वाली भी, 3 बार, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं फॉरवर्ड रेट में, ये अपन ने किया हुआ है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था जो मैंने क्वेश्चन बैंक में दिया था, जिसमें फॉरवर्ड रेट नहीं दे रखी, स्पॉट यील्ड कर्व दे रखा है। ये जो फॉरवर्ड रेट वाला क्वेश्चन है ना वो आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, वो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था जो मैंने एडिशनल क्वेश्चंस में दिया है, स्पॉट यील्ड करो, उस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है मॉड्यूल वाला, बस क्या चेंज किया, फॉरवर्ड रेट की जगह वर्डिंग डाल दी, आपको स्पॉट यील्ड कर्व दे रखी है क्वेश्चन में, हर ईयर की अलग अलग। जब स्पॉट यील्ड कर्व दे देना तो ये चीज नहीं लगती, वो फॉरवर्ड रेट पे लगती है ये वाली चीज। स्पॉट यील्ड कर्व दे देना तो फर्स्ट ईयर के कैश फ्लो को फर्स्ट ईयर की जो यील्ड दे रखी है, सेकंड ईयर के कैश फ्लो में सेकंड ईयर की यील्ड काम में लेनी है, उसकी पावर 2 करनी है, और थर्ड ईयर के कैश फ्लो में थर्ड ईयर की यील्ड लेनी है, उसकी पावर 3 करनी है। इस तरीके से नहीं करना। स्पॉट यील्ड का मतलब होता है 0 टाइम से लेकर अभी तक की एवरेज यील्ड, एवरेज कर देता है। और फॉरवर्ड रेट दे रहा है ना तो हर ईयर की अलग अलग रेट दे रखी है, आपको एवरेज रेट नहीं दे रखी, तो स्पॉट यील्ड कर्व दे दे तो वैसे करेंगे, तो वो डाउट भी मैंने क्लियर कर दिया। इसके बाद देखिए 100 बेसिस पॉइंट्स, कई बार क्वेश्चन में बेसिस पॉइंट दे रखे होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना 100 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है 1%, उस अकॉर्डिंग आप बेसिस पॉइंट्स को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद कभी डर्टी पावर होती है इस तरीके से, मान लीजिए मेरी एक वैल्यू है 170 डिवाइडेड बाई 90,
इसकी पावर दे दी 1/10। अब इसे कैसे सॉल्व करूं? तो पहले जो बेस है उसको ले लीजिए कैलकुलेटर पर, 170 डिवाइडेड बाई 90, ये बेस है, ये आएगा 1.88 कुछ कैलकुलेटर पर। आप अंडर रूट प्रेस करिए 13 टाइम्स। कुछ लोग 12 टाइम्स करते हैं तो 12 टाइम्स भी कर सकते हैं, ऐसा मत पूछना सर हमने तो 12 किया था, हमारी फैकल्टी ने बताया था। कुछ लोग 14 टाइम्स भी करते हैं, कितना भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली 12 to 14 टाइम्स के बीच में लोग करते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट 13 टाइम्स या 12 टाइम्स जो भी आप करते हैं वो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से फिर आपको करना है -1, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1। फिर आपको करना है डिवाइड बाई जो भी पावर है। पावर कितनी है? 1/10, यानी 10 से आपको डिवाइड करना है, डिवाइड बाई पावर, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें +1 ऐड करना है, ऐड करना है 1, ऐड करना है आपको 1। फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू करना है 13 टाइम, जितने टाइम आपने अंडर रूट किया। कुछ लोग जो अंडर रूट 12 टाइम्स करेंगे उन लोगों को मल्टीप्लाई इक्वल टू भी प्रेस करना है 12 टाइम्स। 13 टाइम्स क्यों लिखा है मैंने? ज़्यादा एक्यूरेट आंसर जो है ICI का वो आपको 13 टाइम्स से मिलेगा, इस वजह से मैं 13 टाइम्स लिखवाता हूँ क्लास में। चलिए इसी के साथ ये आपका कंप्लीट हो जाता है, ये कोई काम का नहीं है। इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो पावर यहाँ पे तो क्या थी, मान लो मेरे को दे रखी है 150 की पावर 1/10, तो मैं डिवाइड बाई पावर करता हूँ इसके अंदर, तो 10 से डिवाइड करूँगा। 1/20 पावर दे रखी है तो 20 से डिवाइड करूँगा, इस तरीके से। यानी पावर के अंदर जो डिनोमिनेटर के अंदर है उससे हम डिवाइड करते हैं, क्लियर। लेकिन कई बार पावर क्या होगी, ऐसे हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, 1/20 है ना, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, पावर ही डेसिमल में आ गई, वो भी मैं बता देता हूँ। मान लो 1/20 है पावर में, तो 1/20 को मैं कैलकुलेटर पे करूँ तो ये होता है 0.05। कुछ स्टूडेंट ज़्यादा समझदार होते हैं, वो पहले पावर को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो पावर कितनी हो गई 0.05। यानी पावर अगर डेसिमल में मिले तो आपको यहाँ पे डिवाइड बाई पावर नहीं करना, मल्टीप्लाई बाई पावर करना है। ये याद रखना, ये क्यों हो रहा है उसका लॉजिक यहाँ नहीं बता रहा मैं, बस ये याद रखना। अगर पावर डेसिमल में है तो यहाँ पे डिवाइड की जगह आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई पावर, यानी 0.05 हो जाएगा। और अगर पावर ऐसे फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में जो पार्ट है पावर के अंदर उससे डिवाइड करना है, क्लियर। ये याद रखना, ये चीज़, ये छोटी छोटी चीज़ें जो क्वेश्चन को गलत कर देती हैं। इसके बाद देख लीजिए जीरो कूपन मोड, ये कुछ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के वो टॉपिक्स हैं जो क्लास में मैंने पहले ही करवा दिए थे ICI के टॉपिक्स डालने से पहले, तो वो भी एक बार देख लीजिए। जीरो कूपन मोड है, इसकी वैल्यू कैसे आएगी? जीरो कूपन मोड में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, डायरेक्ट मैच्योरिटी पे आपको फेस वैल्यू मिलती है, तो वो ले लीजिए मैच्योरिटी वैल्यू डिवाइडेड बाई उस टाइम का PV फैक्टर, बस ठीक है, 1 + YTM जो भी होगी। ट्रेजरी बिल पे आपको